Good evening, everyone. Today we are doing class 8, SST chapter number 3, The Rise of the Marathas. सॉरी, आज हम क्लास 8 का SST का चैप्टर 3 है. बेसिकली हिस्ट्री का जो थीम बी है, थीम बी को हम कवर करने वाले हैं. उसमें चैप्टर 2 मतलब बेसिकली चैप्टर 3 जो है हमारे पूरे एनसीईआरटी का द राइज ऑफ द मराठास कवर करने वाले हैं इन वन शॉट. ठीक है, इसे हम वन शॉट पे कवर करने की कोशिश करेंगे. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. यहाँ पे पहले इसे रखा, इसको पढ़ लेते हैं. Among the merchants, the head weavers like the Portuguese, the English and the Dutch and the French are the Danes also conducted trade. Merchants के साथ साथ जो head weavers थे, वीवर्स थे सॉरी, जैसे पोर्टुगीज, इंग्लिश और डक, फ्रेंच वगैरह डैनिस थे, इन्होंने ट्रेड को कंडक्ट करा. ये इंडिया के अंदर आए. देखो बेसिकली क्या हुआ, जो ब्रिटिश एम्पायर आप कह सकते हैं, पोर्टुगीज एम्पायर जो था हमारा, ये इंडिया के अंदर आए और इंडिया के अंदर बेसिकली वेस्ट बंगाल से आए. ठीक है, कोलकाता वाली साइड में से आए हैं ये सभी जो ब्रिटिशर्स या पोर्टुगीज के एम्पायर हैं. ठीक है, सो जो ब्रिटिशर्स पे लिख देते, बेसिकली जो ब्रिटिशर एम्पायर था वो इंडिया में कहाँ से आया था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. जो ब्रिटिश एम्पायर था वो कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल इंडिया से आया था, इंडिया में से. ठीक है, इंडिया में आया आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से. इंडिया के अंदर आके इन्होंने ट्रेड स्टार्ट करा, अपना पैसा कमाने के लिए इन्होंने ट्रेड स्टार्ट करा. बट दे आर नॉट लाइक अदर मर्चेंट्स. ये अदर मर्चेंट्स जैसे नहीं थे. दे आर फुली इंटेंट ऑन द एंटरिंग दिस लैंड, इंक्रीजिंग देयर टेरिटरी एंड प्रोपोगेटिंग देयर रिलीजन. बेसिकली इनका जो मकसद था, यस, तो इनका टारगेट था इंडिया में आने का, वो ये था कि वो अपनी टेरिटरी, अपने सेना को यहाँ पे एम्पायर को एक्सटेंड करते जाए, अपने यहाँ पे सेना को बढ़ाते जाए इंडिया में आके, एंड अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करें. रिलीजन प्रोपोगेट करना मतलब अपने धर्म को फैलाएं, अपने धर्म का प्रचार करें कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, हमारे धर्म को अपनाओ. ठीक है, कुछ ऐसे करके उन्होंने अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करने के लिए और अपनी टेरिटरी को इंक्रीज़ करने के लिए, जो मेन चीज़ है कि वो आए थे अपनी टेरिटरी को इंक्रीज़ करने के लिए और अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए. ठीक है, दे आर नॉट ऑब्स्टिनेट पीपल एंड नेवी एंड गन पाउडर. सो दे आर ऑब्स्टिनेटिंग पीपल एंड नेवी एंड गन पाउडर आर देयर चीफ वेपन्स. ये अपने साथ वहाँ पे अपनी नेवी, गन पाउडर्स, अलग अलग टाइप के टूल्स लेकर आए थे, फाइटिंग टूल्स लेकर आए थे. जब वो लेकर आए थे इंडिया में, तो इंडिया के जो रूलर्स थे उनको पता ही नहीं था, क्योंकि इंडिया में आज से पहले गन पाउडर, आपको पता है कौन लेकर आया था गन पाउडर, आपका बाबुल लेकर आया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए. तो जब वो लेकर आया गन पाउडर, तो किसी को नहीं पता था कि कौन सा टूल है, इससे क्या होता है. ऐसे ही जब ब्रिटिश एम्पायर अपने डिफरेंट टाइप्स के टूल लेकर आए, तो इंडिया को नहीं पता था कि कैसे ये टूल्स काम करते हैं, कैसे इनसे बचना होता है. ठीक है, सो इस वजह से ब्रिटिश एम्पायर ने हमारे इंडिया पे रूल करा था. Their traffic should be controlled and they shouldn't be allowed to build strong buildings. इनका जो पूरा सेना था, इनको रोकने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि ये अपनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मतलब अपने स्ट्रॉन्ग एम्पायर को यहाँ पे खड़ा कर रहे थे, जो कि गलत था. ठीक है, इसको लिखा गया है, ये आपके अध्ययन पत्रा में गिवन है, जिसको रामचंद्र पंत अमात्या ने लिखा है. उसका एक आपको फ्रेज दे रखा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हमें इमेज दे रखी है, शो है रायगढ़ फोर्ट की. रायगढ़ फोर्ट या रायगढ़ किला आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में है ये, विद द ग्रैंड एंट्रेंस. यहाँ पे शिवाजी का जो एम्पायर था, 1674 में शिवाजी को ये एम्पायर मिला, शिवाजी को एक जगह मिली. और इसी के साथ हमारे जब कहते हैं कि जब शिवाजी को ये मिला था, जब शिवाजी राजा बने थे इस रायगढ़ फोर्ट में, कहते हैं जब से हमारे मराठा एम्पायर की बिगिनिंग स्टार्ट हुई थी, जब से मराठा एम्पायर स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो रायगढ़ फोर्ट था. रायगढ़ फोर्ट आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, वरना आपने सुना भी होगा नाम रायगढ़ फोर्ट का. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, बिग क्वेश्चंस, इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो हु वर द मराठास. मराठास कौन थे, जिसको हम आगे वाले पार्ट में देखने वाले हैं. सो मराठास कौन थे. सो हाउ दे मैनेज टू बिकम द लार्जेस्ट पैन इंडियन पावर. कैसे उन्होंने अपने एम्पायर से एक्सटेंड करा और इंडियन पावर के एक लार्जेस्ट एक्सटेंडेड पावर बने थे बिफोर द ब्रिटिश टुक. जब ब्रिटिश आने से पहले कैसे मराठा एम्पायर एक अच्छा और बड़ा जो कहते हैं लार्जेस्ट आपका इंडियन पावर का बना हुआ था, एम्पायर कैसे बना था. एंड व्हाट वर सम फीचर्स ऑफ देयर गवर्नेंस. मराठा एम्पायर के कुछ गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ जो रूल्स थे वो क्या थे. एंड थर्ड लास्ट है, व्हाट इम्पैक्ट डिड द मराठा एम्पायर लीव इन इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री में कैसे मराठा एम्पायर ने अपना एक इम्पैक्ट, जो अच्छी चीज़ उन्होंने कैसे अपनी हिस्ट्री में निशानी के तौर पे दी. ठीक है,
यहाँ पे वो टाइमलाइन गिवन है, एक टाइमलाइन यहाँ पर है, दूसरा पार्ट इसका यहाँ पर गिवन है। इसको एक बार टाइमलाइन को देख लेते हैं कि 1630 में शिवाजी का बर्थ हुआ था। शिवाजी कौन है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। 1646 में शिवाजी ने अपना रूल स्टार्ट करा था एंड 1657 में मराठा नेवी का फाउंडेशन हुआ। अच्छा, मराठा नेवी का फाउंडेशन भी किसने करा था, शिवाजी ने ही करा था। पहले इंडिया में नेवी की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, बट शिवाजी वो पहले इंसान थे जिन्होंने मराठा नेवी को कंडक्ट करा था। उससे पहले चोलास, पांड्यास वगैरह पर था नेवी एम्पायर, ठीक है। 1674 में छत्रपति शिवाजी कोरोनेशन ट्राइगढ़, जिसको हमने यहाँ पे इस फिगर में देखा था 1674, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप समझ जाना मराठा एम्पायर का बिगिनिंग हुआ था। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ठीक है, मराठा एम्पायर का, जस्ट अ मिनट, मराठा एम्पायर का बिगनिंग, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। 1680 सेंचुरी में शिवाजी की डेथ हो गई थी, मतलब ये कहना मतलब ये होगा कि 50 ईयर्स तक ये रहे थे, 50 ईयर्स तक रहते। 50 ईयर्स के बाद इनको एक बीमारी लग गई थी जिसके तौर पे इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। सो इन्होंने बस 50 साल तक रूल करा था। 1680 सेंचुरी में इनकी डेथ हो गई थी और 1630 पे इनका बर्थ हुआ था। उसके बाद अच्छा ये भी है 1666 सेंचुरी से पहले क्या होता है, आगरा से इम्प्रिजमेंट हुआ था। देखो, शिवाजी जब रायगढ़ फोर्ट पे राजा बनने वाले थे, उससे पहले औरंगजेब ने इनको अपने जो प्रिजन होता है, जो जेल होती है, उनमें उनको बंद करके रखा था, जेल में कैदी बना के रखा था। और ये अपने एक गुप्तचर के तौर के साथ इन्होंने एस्केप करा था आगरा से। उसके बाद से औरंगजेब इनको नहीं पकड़ पाया, तो आगरा से ये निकले थे, ठीक है, और औरंगजेब के बचकर, तो औरंगजेब उसके बाद इनसे कभी नहीं मिला। फिर इसके बाद ये राजा बनते हैं। उसके बाद आपका 1677 में दक्षिण दिग्विजय होता है, मतलब इन्होंने साउथ एम्पायर को कॉन्क्वेस्ट करा था। 1680 में इनकी डेथ हो जाती है। फिर 1682 में 1682 से लेकर 17वीं सेंचुरी तक मुगल मराठा वार चलते हैं, मगर मुगल और मराठा लोगों की वार चलने लगती है। देन 1754 में मराठा दिल्ली पर कंट्रोल करने लगते हैं। 1661 में, अच्छा यहाँ पे पहले है, फिर यही से ले लेते हैं। 1761 में आपका बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, याद रखते रहना डेट। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1526 में हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की डेट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात चल रही है। मैं यहाँ पर थोड़ा सही से लिख देती हूँ, ठीक है। ये हमारे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बात चल रही है, ठीक है। आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में भी डेट्स आ सकती हैं, याद रखना। 1775 से लेकर 1782 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुई थी। एंग्लो मराठा क्या होता है ये भी पढ़ने वाले हैं। 1880 में थर्ड एंग्लो मराठा वार हुई थी और 1880 सेंचुरी में ही हमारा मराठा पावर का एंड हो गया था। तो आप याद रखना 1880 सेंचुरी में दो काम हुए थे, थर्ड एंग्लो वार हुई थी, मराठा वार हुई थी, एंड 1818 में हमारा मराठा पावर का भी एंड हुआ था। तो ये हमारा टाइमलाइन है। अब हम पढ़ने लगते हैं, अब तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट हु आर द मराठास। मराठास कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शिवाजी वाला है, ठीक है। मराठा बहुत ईजी है, समझ जाएंगे। सो मराठास क्या होता था, मराठा का मतलब क्या होता है, ग्रुप होते थे पीपल का, ऐसे ट्राइबल पीपल्स होते हैं, ऐसे इनका एक ग्रुप था, मतलब ट्राइबल पीपल नहीं थे, मतलब इनका ग्रुप था लोगों का। मराठास एक ग्रुप थे पीपल के जो कि नेटिव डिकैन के थे, नेटिव डिकैन के थे, मतलब डिकैन मतलब कह सकते हो ये सदर्न पार्ट में रहा करते थे। दे लिव इन द सदर्न पार्ट। नेटिव में नहीं, डिकैन की बात कर रही थी मैं। यस, डिकैन का मतलब क्या होता है, लिविंग इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के सदर्न पार्ट में रहने का मतलब होता है डिकैन प्लेट्यू,
ठीक है। मराठास वहाँ पे एक नेटिव लोगों की तरीके से, मतलब आम तौर के लोगों की तरीके से सदर्न पार्ट इंडिया में रहा करते थे। मोस्ट स्पेसिफिकली इसका मतलब आप कह सकते हो, मतलब इतना भी सदर्न पार्ट नहीं, जैसे तमिलनाडु केरला है उतना नहीं, मतलब आप कह सकते हो महाराष्ट्र के आसपास का जो एरिया है, महाराष्ट्र आप जानते हैं, महाराष्ट्र के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे मराठास रहा करते थे। एक मैप भी देखेंगे, इसके अंदर हम समझेंगे कैसे कैसे कहाँ पर मराठा ने अपना रूल करा था। ठीक है। अब मराठा को पहचानने का जो एक टारगेट है, जो पहली चीज़ थी कि अगर आपको पहचानना है कौन सा मराठा है तो उनकी लैंग्वेज पे ध्यान देना। लैंग्वेज उनकी हमेशा क्या होती है, मराठी होती है, मराठी बोलते हैं। अब मराठी आपकी ना पहले के ज़माने, उस टाइम के ज़माने में एक रिच और ट्रेडिशन वाली लैंग्वेज हुआ करती थी, मतलब जो कि लिटरली हिस्ट्री तक चलती जा रही थी, मतलब 12th सेंचुरी तक। अब लिटरेरी हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग्स, प्रोज और पोइट्री इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में जब हम कोई हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट की चीज़ें लिखते हैं उसको लिटरेरी हिस्ट्री कहते हैं। 12th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी ये। ठीक है। तो मराठी जब तक लैंग्वेज चलती हुई आ रही है। इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कैसे पावरफुल पॉलिटिकल एंटिटी स्टार्ट हुई हमारे डिफरेंट टाइप के राजाओं के द्वारा। ठीक है। ड्यूरिंग 13th सेंचुरी में आपका महाराष्ट्र जो था वो रूल्ड किया रहता था यादव डायनेस्टी से। यादव डायनेस्टी आप कह सकते हो जो मराठा एम्पायर की एक डायनेस्टी का नाम यादव डायनेस्टी है। यादव डायनेस्टी के तौर पे पहले 13th सेंचुरी में महाराष्ट्र को रूल करा जाता था यादव डायनेस्टी के साथ में विद देवगिरी आपकी दौलताबाद है प्रेजेंट डे एज इट्स कैपिटल। महाराष्ट्र की कैपिटल पहले के ज़माने में दौलताबाद हुआ करती थी, देवगिरी। ठीक है। in the early 14th century में यादव डायनेस्टी was overcome by the खिलजी सल्तनत फ्रॉम दिल्ली। यादव डायनेस्टी आपकी जो थी खिलजी डायनेस्टी के साथ आई इन द 14th century। ठीक है। amidst such political changes the cultural tradition continued, particularly those related to bhakti, devotion to divine or a particular deity। सो पॉलिटिकल चेंजेस के होते होते तौर पर कल्चर ट्रेडिशंस चलते रहे, मतलब पॉलिटिकल चेंजेस बदलते जा रहे हैं। पॉलिटिकल चेंजेस डिफरेंट टाइप का रूल रहा है, जैसे मराठा रूलर अपने डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल चेंजेस को लाया कि कैसे टैक्सेस लगाने हैं, जिसया टैक्स। ठीक है। बहुत सारे टैक्स के बारे में जाना। सेकेंड चैप्टर में जो टैक्स के बारे में बता रखा है, जिसया टैक्स, इसके बारे में बहुत सारे टैक्स हैं, जैसे कि चौथ है, सरदेश मुखी है, इसको हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस जैसे बदलते गए, लेकिन कल्चर ट्रेडिशन आपका कंटिन्यू रहा। कल्चर ट्रेडिशन जो आपका इंडियन का था वो कंटिन्यू रहा, क्योंकि वो भक्ति से रिलेटेड है। भक्ति मतलब डिवोशन टू द डिवाइन और अ पर्टिकुलर डिटी, जो भक्त के द्वारा किसी भगवान के भक्त के द्वारा जो भक्ति करी जाती है किसी भगवान के लिए, किसी ईश्वर के लिए, उसको भक्ति कहते हैं। सो भक्ति आपकी इंडिया में करीब 7th से 17th सेंचुरी में रही थी फॉर स्पिरिचुअल एम्प्लीफमेंट सेंट्स एंड सीकर्स फ्रॉम सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे पार्ट से जो भक्त थे 7th 17th सेंचुरी तक भक्ति करा करते थे। इंडिया प्रेफर्ड द पाथ ऑफ भक्ति टू मेरली एक्सटर्नल रिचुअलिज्म। ठीक है। इंडिया ने 7th से 17th सेंचुरी में अपना भक्ति का जो रास्ता था चुना था। ठीक है। इन द 7th to the 17th century these saints, ये जो भक्त थे ये डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आए थे। डाइवर्स मतलब डाइवर्सिटी, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, उस सोसाइटी से आए थे, जिन्होंने डिवोशनल सॉन्ग्स को लिखे, भक्ति भरे हुए गाने को लिखे थे, पोइट्रीज करी थी इन द लैंग्वेज ऑफ द मासेस, जहाँ पे जो उस समय लैंग्वेज चलती थी उस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है, जो लोग हैं वो समझ सकें। विच अलाउड देयर मैसेज टू ट्रैवल फार एंड वाइड, जिसकी वजह से इनके मैसेज दूर दूर तक, मतलब इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स तक पहुँचे और इंडिया में इसी टाइप में भक्ति फैलती गई। यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर दे रखा है। हैव यू एवर हर्ड द टर्म भक्ति? आपने कभी भक्ति का मतलब समझा है? आपने कभी भक्ति का जो नाम है ये कभी सुना है? व्हाट डज इट मीन टू यू? भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब क्या होता है? या आपने कभी भक्ति के सेंट को आप जानते हो जो किसी भी पार्ट है इंडिया का, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में आपको जानना है, उनकी टीचिंग्स के बारे में जानना है। ठीक है। और उनका मैसेज क्या वो हमें शेयर करना चाहते हैं वो भी जानना है। ठीक है। आप उनकी पोएम्स भजन्स भी अपने क्लासमेट्स को सुना सकते हो। लेट्स एक्सप्लोर का एक क्वेश्चन था। ठीक है। अब बात करें महाराष्ट्र में, जहाँ पे मराठा एम्पायर रूल करते थे विद द हेल्प ऑफ यादव डायनेस्टी इन द 13th सेंचुरी। डेट याद रखनी है आपको। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंट्स थे, बहुत सारे भक्त थे, जैसे कि ध्यानेश्वर। बहुत सारे सेंट्स थे महाराष्ट्र में, लाइक
ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास सॉरी एक्सेट्रा गेन पॉपुलैरिटी एट दिस टाइम। कौन कौन से सेंट्स ने महाराष्ट्र में अपना नाम कमाया था फॉर सेइंग एज अ सेंट? सो ज्ञानेश्वर था, नामदेव थे, तुकाराम, रामदास था। ठीक है, ये एक पिक्चर भी दे रखी थी हमें, ये देखो, ये दे रखी है ना यहाँ पे तुकाराम की पिक्चर। रामदास ये भक्त थे जिन्होंने उस टाइम पे अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करा था। दे हैव ट्रांसलेट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लाइक उपनिषद, इन्होंने उपनिषद और जो भी संस्कृत टेक्स्ट है आपके भगवत गीता के, रामायण के जो भी श्लोक से उन्होंने अपनी मराठी लैंग्वेज में से कन्वर्ट करा, जैसे कि जो उस संस्कृत टेक्स्ट की जो फिलॉसफी है या जो भी जो कहना चाहते हैं श्लोक में, लोग उन्हें समझ सकें, मतलब लोगों तक एक्सेसिबल हो सके, इसलिए इन्होंने इन चीज़ों को चेंज करा। कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम एंड रामदास। नाम याद रखना है, ठीक है, साथ साथ आपको नाम याद होते जाएंगे। सम ऑल्सो फोकस ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कुछ लोगों ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे भी फोकस करा, कैसे कैसे राज्य संभालना है, सब कुछ इन चीज़ों पे भी फोकस करा। एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस सिमिलर टू द सिख गुरुज, जैसे कि सिख गुरुज ने करा था, जिनके बारे में पढ़े थे हमने सेकंड चैप्टर में। जैसे जैसे सिख गुरुज ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करा था, ऐसे ही मराठा के कुछ सेंट्स ने भी फोकस करा था साथ में। एज ए रिजल्ट सोशली जो सोसाइटी थी वो कल्चरली फाउंडेशन सॉलिड बनाती गई, इसी के थ्रू मराठा ने अपना पॉलिटिकल पावर ऑर्गेनाइज करा। जैसे जैसे लोगों ने कल्चरल फाउंडेशन बनाया, उसी के थ्रू मराठा ने भी लोगों को अपने एम्पायर में एक बनाया और अपने एम्पायर को एक्सटेंड करते चले गए एट दैट टाइम, जिसके थ्रू उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को भी गेन करा। बाय द 17th सेंचुरी से लेके मराठा के जो कुछ चीफ्स थे उन्होंने कुछ अर्ली अटेम्प्ट्स बनाए थे टू इस्टेब्लिश सॉवरेनिटी, बट दे प्रूव्ड अनसक्सेसफुली। उन्होंने अपने कुछ एम्पायर को और जगह एक्सटेंड करने की कोशिश करी थी, बट एक्सटेंड नहीं कर पाए जब तक शिवाजी नहीं आए थे। जैसे ही शिवाजी ने अपनी पावर को बढ़ाया, तभी से मराठा एम्पायर साथ में इंडिया तक या और भी जगहों तक अपना पावर एक्सटेंड करा। अभी एक मैप आपको चैप्टर में पढ़ेंगे, मैप है, बहुत से मैप गिवन है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कैसे कैसे मराठा एम्पायर ने अपने इंडिया में इतने सारे पार्ट्स को कवर करा। इवन पाकिस्तान के भी कुछ पार्ट्स जो हैं, जो मुगल एम्पायर कुछ पार्ट्स हैं, वो भी कवर करे। ठीक है, सो अब हम कह रहे हैं हु वाज शिवाजी। शिवाजी कौन थे? यहाँ पे शिवाजी का जो लाइन आएगी, शिवाजी जब अपनी पावर लेकर आए, जब भी मराठा अपने एक्सटेंट तक पहुंचे, बट शिवाजी कौन थे? तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द राइज ऑफ शिवाजी। कैसे शिवाजी का बर्थ हुआ, उन्होंने कैसे कैसे अपने मराठा एम्पायर को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करी। तो यहाँ पे 1630 सेंचुरी में शिवाजी बॉर्न हुए थे इन द भोसले क्लैन। अब देखो, मराठा एम्पायर में बहुत सारे टाइप के 5 फैमिलीज थी मराठा एम्पायर में, ठीक है, जिनका आप पढ़ भी सकते हैं। इनमें से एक भोसले क्लैन था जिसमें शिवाजी बॉर्न हुए थे टू शाहजी एंड जीजाबाई। जीजाबाई इनकी मम्मी थी एंड शाहजी इनके फादर थे। तो शाहजी एंड जीजाबाई इनके थ्रू शिवाजी भोसले क्लैन में बॉर्न हुए थे। एट द टाइम शाहजी सर्व द डिकैन सल्तनत एंड वाज ऑफन अवे फ्रॉम हिज फैमिली। उस टाइम पे शाहजी जो थे, जिनके फादर थे, वो डिकैन सल्तनत मतलब अपने सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे फोकस करा करते थे, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे रूल करा करते थे। तो दिस वी नो दैट कि वो थोड़ा अपने फैमिली से अलग रहा करते थे, बिकॉज वो रूल करा करते थे डिकैन सल्तनत पर मोस्टली, दैट्स वाई अपनी फैमिली से दूर रहा करते थे। इस वजह से ही उनकी मम्मी ने उनको ग्रो करा था। ठीक है, सो मीनवाइल इन हिज जागीर एट पुणे। जागीर का मतलब क्या होता है? जागीर वॉज अ पीस ऑफ लैंड गिवन बाय अ किंग और अ रूलर टू समवन। जागीर मतलब जो उनकी जो लैंड थी, जो उनकी ज़मीन थी, उन्हीं के थ्रू शिवाजी ग्रू हुए थे अपनी जीजाबाई की, मतलब उनकी मम्मी की हेल्प से। सम ट्रस्टेड ऑफिशियल्स, उनके कुछ ट्रस्टेड ऑफिशियल्स थे, कुछ वैल्यूज़ थी और उनकी जो गुड एजुकेशन थी, उसी के थ्रू शिवाजी भी बढ़ते गए। ठीक है, एट दिस टाइम जो पुणे रीजन था वो डीपली अफेक्टेड था बाय द इनफाइटिंग बिटवीन द डिकैन सल्टन्स whom the Marathas served, which caused much hardship for the common people। उस टाइम पे जो हमारा पुणे था, पुणे कहाँ पर है?
पुणे कहाँ पर है मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। महाराष्ट्र में पुणे में है। सो महाराष्ट्र में जो पुणे है वहाँ पर बहुत सारे जो डिकैन सल्तनट्स, जो सदर्न के जो मुगल एम्पायर थे वो लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, मतलब लोगों पे हमला कर रहे थे। तो उस टाइम पे जो हमारा पुणे था वो बहुत डीपली अफेक्टेड था बाय द डिकैन सल्तनट्स। तो उस उम्र में, मतलब करीब 16 साल की उम्र में शिवाजी ने अपनी मिलिट्री कैंपिंग्स को लॉन्च करा था और उन्होंने अपना पुणे रीजन में फर्स्ट अपना कॉन्सुलेट करा। और उन्होंने साथ ही में जो उनके आसपास के जो किले थे या जो आसपास के जो एम्पायर्स थे साथ में उनको ऑक्यूपाई भी करना स्टार्ट करा, कैप्चर करने लगे थे वो इस उम्र में। ठीक है। हिज विजन ऑफ सोवरेन किंगडम और स्वराज्य, उनका जो विजन था स्वराज्य के लिए वो साथ ही में बढ़ता गया उनकी उम्र के साथ। एक्सटेंडेड टू पॉलिटिकल, इसके थ्रू उनका जो मराठा एम्पायर था वो पॉलिटिकली भी ग्रो होता गया, इकोनॉमिकली भी एंड कल्चरली भी ग्रो होता गया, जो कि अब इस चैप्टर में एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है। नाउ एक बार जो वर्ड आया हमारा सॉवरेन, सॉवरेन मतलब क्या होता है, जो हमें यहाँ पे दिखा है सॉवरेन किंगडम मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट किंगडम। ठीक है। इंडिपेंडेंट किंगडम कि वो अपना एक ऐसा किंगडम चाहते थे जहाँ पे लोग बेझिझक आ सके, अपनी समस्या बता सकें और अपने आसपास के किलों को भी शिवाजी के साथ मिलकर कैप्चर कर सकें। ठीक है। यहाँ पे हमें महाराष्ट्र का गोवा का एक फोर्ट दिखाया गया है, इसका नाम है सिंधुदुर्ग। ठीक है। इसके साथ में जैसे मराठा ने इसको बिल्ड करा था, अब तो ये बहुत टूट चुका है क्योंकि बहुत सारे वॉर्स भी हुए थे। अब आप चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जो उनकी वॉल है, पहले के ज़माने में ना जो किले हुआ करते थे उनकी जो वॉल हुआ करती थी, वॉल की जो चौड़ाई हुआ करती थी वो बहुत बड़ी हुआ करती थी। आप इसी की वॉल दे सकते हो, करीब सड़क के हिसाब से हुआ करती थी, वॉल की जो चौड़ाई होती थी सड़क के हिसाब से हुआ करती थी। अब इतनी मोटी मोटी दीवारें क्यों बना करती थी, जिससे कि जब भी सामने वाले जो दुश्मन है वो हमला करें। जैसे आपको पता है कि पहले के ज़माने में तोप यूज़ हुआ करते थे, अगर आपने मूवीज़ देखी हो मुग़ल एम्पायर की, अगर आपने पद्मावती देखी हो। ठीक है। बहुत सारे मूवीज़ है मराठा एम्पायर पे, तो उन पे आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में तोप हुआ करते थे। तो जब वो एलिफेंट्स के द्वारा जो तोप लाया करते थे और तोप को जब वो इस दीवार पे ठोका करते थे तो दीवार टूटती नहीं थी। वाई? बिकॉज इतनी मोटी दीवार हुआ करती थी कि तोप इस मोटी दीवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी और एनिमीज़ को भी डिफ़िकल्ट हुआ करता था इस पूरे एम्पायर पे इन्वेड करने के लिए। तो इसलिए इसलिए मोटी मोटी दीवारें पहले के ज़माने में बनाया करती थी। इसी किंगडम में नहीं है, ऐसी किले में नहीं है, बहुत सारे किले ऐसे ही बनाया करते थे पहले ज़माने में। ठीक है। अब शिवाजी किंगडम सून एक्सपेंड टू इंडियाज़ वेस्ट कोस्ट। अब शिवाजी का किंगडम धीरे धीरे वेस्ट इंडियन में भी पहुंचता गया, इनका एम्पायर वेस्ट इंडिया में भी एक्सटेंड करने लगा था। एंड टू सिक्योर एक्सेस टू द रिसोर्स ऑफ कोस्टल रीजन्स ही फेल्ट द नीड टू एस्टैब्लिश अ नेवी। उनको नेवी की जरूरत पड़ी जिससे कि वो अपने एम्पायर को भी बचा सके, सिक्योर कर सके। ठीक है। दिस वॉज अ ट्रूली रिवॉल्यूशनरी स्टेप एट दैट टाइम। उस टाइम पे बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप था, मतलब पूरा एक नया स्टेप लाने की पूरा जो योजना थी वो पहले ये थी। बाय कंपैरिजन द बीजापुर सल्तनत, जो बीजापुर सल्तनत था जिसको आदिल शाह रूल करा करते थे, ठीक है, उन्होंने मेंटेन करा मर्चेंट शिप्स को बट डिड नॉट पॉसेस अ फुल टाइम नेवल फोर्स विच कुड प्रोटेक्ट द कोस्ट। पहले के ज़माने में से मैंने आपको बताया था शिवाजी थे जिन्होंने अपने नेवी एम्पायर को भी बनाया था, साथ में मराठा एम्पायर ने देखा कि नेवी की ज़रूरत पड़ रही है तो इस वजह से एम्पायर के पास उन्होंने कुछ नेवी को लिमिटेडली यूज़ करा था जिससे कि वो अपने कोस्ट वाले एरिया को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द एनिमी। थर्ड द मराठा नेवी वॉज बॉर्न। इसी के लिए इसी रीज़न से मराठा नेवी भी बॉर्न हुई थी, मराठा नेवी भी मेंटेन हुई थी। हुज एक्सप्लॉइट्स बिकम लेजेंडरी, जिसकी वजह से जो उनके एक्सप्लॉइट्स थे वो लेजेंडरी बन सके। अब जिससे कि वो अपने एम्पायर के जो लोग हैं उनको बचा सकें, उन्होंने पावरफुल एनिमीज से बचा सके, शिवाजी ने अपने टेक्टिक्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर आपको पता है छुप छुप के जो लड़ाई होती है, ठीक है, उसको उन्होंने अपनाया। शी विच यूजेस स्मॉल ग्रुप्स ऑफ द पीपल इन अ फोकस्ड वे विथ स्पीड, सरप्राइज एंड नॉलेज ऑफ द टेरेन टू डिफीट बिगर आर्मीज। स्मॉल आर्मी से ग्रुप हुआ करते हैं इस गुरिल्ला वॉरफेयर में, इससे कि थ्रू बिगर आर्मी से वो लड़ सके बाय हाइडिंग एट देयर स्पॉट्स। ठीक है। हिज सक्सेसर्स soon invited the wrath of Bijapur Sultanate, which sent the veteran general
अफजल खान टू कन्फ्रंट हिम। बीजापुर के सल्तनत जो थे अफजल खान, हम जानते हैं कि बीजापुर में जो जिसको आदिल शाही रूल करते थे, उनके जो जनरल थे अफजल खान, उनको लड़ना था शिवाजी से। तो शिवाजी ने अपने एडवाइज़र को मैनेज करा टू कन्विंस अफजल खान टू मीट हिम फॉर 1-on-1 मीटिंग एट द फुट ऑफ द प्रतापगढ़ फोर्ट अमिड थिक फॉरेस्ट। प्रतापगढ़ के फोर्ट के जो पीछे का जो जंगल था, उनको उनसे उनमें उसके पास में उन दोनों को मिलना था। इस वजह से शिवाजी ने अपने मैनेजर जो थे, उनके जो एडवाइज़र थे, उनको उन्होंने भेजा बीजापुर सल्तनत के जो मतलब आदिल शाह के जो वो थे, आपके मैनेजर थे, आप कह सकते हो जनरल थे, अफजल खान से बात करने के लिए कि शिवाजी आपसे मिलना चाहते हैं, प्रतापगढ़ फोर्ट के जो पास में जो जंगल है उसके पास में मिलना चाहते हैं। देयर शिवाजी किल्ड अफजल खान। उन दोनों में ना एक बातचीत हुई थी कि कोई भी हथियार लेकर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन शिवाजी को पता था कि जो अफजल खान है वो उनको मारने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आया था। अब शिवाजी ने ये चीज़ सोचकर उन्होंने क्या करा था, पहले ज़माने में ना एक वो होता है, ये जो आपको गिवन है, ये इसको हम कहते हैं वाघ नख। एक स्मॉल वेपन होता है शेप लाइक टाइगर्स क्लॉ। वाघ नख मतलब वाघ नख, टाइगर के नाखून, ठीक है। इसके थ्रू ही शिवाजी ने अफजल खान को मारा था इस वाले क्लोज कम्बर्ट में, जिन्होंने उनको बुलाया था प्रतापगढ़ फोर्ट पे। अब उनको क्योंकि पता था कि अफजल खान भी कुछ लेकर आएगा उनको मारने के लिए, तो उन्होंने इस वजह से इसको पहन के रखा था। इसको ना पहन के रखता है कि जब भी जरूरत पड़े तो उसको निकाल के किसी भी अपने एनिमी को मार दें, ठीक है। तो जो अफजल खान था वो चाकू लेकर आया था शिवाजी को मारने के लिए। जब वो गले मिल रहे थे तो उन्होंने पीछे जिनकी कमर थी शिवाजी की, उन पर मारने के लिए चाकू से निकाला। ठीक समय पाकर शिवाजी ने उसको मारा था विद द हेल्प ऑफ टाइगर्स क्लॉ। उसको हम कहते हैं वाघ नख, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का होता है, इसको हाथ में पहनते हैं और बिल्कुल पॉइंटेड जो एंड्स हैं वो आपके एनिमी की को मार देते हैं, ठीक है। तो इसी तौर पे शिवाजी ने अफजल खान को मारा, और जो मराठा एम्पायर है माउंटेन्स के पीछे छुपे हुए थे, और इसी के थ्रू उन्होंने इस खान की भी एनिमी आर्मी को, जो अफजल खान की जो आर्मी थी, देखो शिवाजी तो सिर्फ और सिर्फ अफजल खान से मिलने गए थे, और जो शिवाजी का एम्पायर था वो अफजल खान की जो एम्पायर के साथ लड़ रहा था विद द गुरिल्ला अटैक्स। तो उन्होंने अफजल खान की भी आर्मी को ख़त्म कर दिया, ठीक है। हैप्पी थिंक अबाउट इट दे रखा है, इफ़ यू कुड टाइम ट्रैवल एंड मीट शिवाजी व्हाट 3 क्वेश्चंस वुड यू आस्क हिम एंड व्हाई। जब आपके पास टाइम ट्रैवल मिले तो आप शिवाजी से 3 क्वेश्चन क्या पूछना चाहोगे और क्यों पूछना चाहोगे, ठीक है। डोंट मिस आउट, हमने कवर कर लिया है। एक बार लेट्स एक्सप्लोर देखते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट द गुरिल्ला वॉरफेयर विच अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड अडॉप्टेड इन दिस मेथड। व्हाट जोग्राफिकल एडवांटेजेस डिड दे यूटिलाइज और फॉर दिस डिस्कस योर फाइंडिंग इन ग्रुप्स। तो आपको फाइंड आउट करना है गुरिल्ला वॉरफेयर के कैसे कैसे हुआ करता था, डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ में कैसे उन्होंने अडॉप्ट करा, और जोग्राफिकल एडवांटेजेस कहाँ कहाँ पर जोग्राफिकल चीज़ों के तौर पर लोगों ने इसे कैसे यूटिलाइज करा। जैसे कि हम होमी के बारे में बात करें तो उनको लोगों को पता था कि उनके आसपास में जो डेंस फॉरेस्ट है उनके पीछे वो छुपकर लड़ सकते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप के जोग्राफिकल एडवांटेजेस होते हैं, इसके थ्रू वो अपने गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, तो उनको आपको डिस्कस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी का टॉपिक का दूसरा पार्ट है यहाँ पे, इसको ही पढ़ते हैं। सो सून आफ्टरवर्ड्स, उसी के बाद जो मुगल नोबलमैन शास्ता खान था, उन्होंने शिवाजी की टेरिटरी पे इन्वेड करा, हमला करा विद द बिग आर्मी फॉर 30 ईयर्स तक, 30 साल तक इन्होंने अपने शिवाजी की आर्मी पर हमला करते गए। फाइनली ओनली अ फ्यू सोल्जर्स शिवाजी रेज्ड इट शास्ता खान कैंप एट नाइट। शिवाजी ने मौका पाकर शास्ता खान का जो एम्पायर था, जो सेनाएं थी, रात के समय शिवाजी अपनी कुछ ही सेनाओं के साथ, कुछ फ्यू सोल्जर्स के साथ उन्होंने शास्ता खान की इतनी बड़ी आर्मी को रात के समय मार दिया, ठीक है। द खान बेयरली एस्केप फ्रॉम द रेड। इस मौके को पाकर भी जो आपका शास्ता खान था, उसने देखा कि शिवाजी तो अपने शोल्डर्स को मार रहा है बुरी तरीके से, तो उन्होंने जो शास्ता खान था मौका देकर वो भाग गया और छुप गया, लूजिंग अ फ्यू फिंगर्स, क्योंकि उसकी भी कुछ उंगलियां कट गई थी जब शिवाजी ने उनको मारा था। शिवाजी ने जब खान को मारा था, उस पर हमला कराया था, तो खान की शास्ता खान की कुछ उंगलियां कट गई थी। जब उसने देखा कि शिवाजी दूसरे को मार रहे हैं, तो उसके दूसरे सोल्जर पे मार रहे हैं, तो मौका पाकर वो भाग गया, क्योंकि उसकी उंगलियां भी कटी हुई थी, तो वो छुप गया और भाग गया, और उसने महाराष्ट्र को भी छोड़ दिया था। दिस डार्लिंग
दिस डेयरिंग रेट रिसेंबल्स द मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक। इसका सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर एरिया पर ही फाइट करना है, दूसरों को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब एक मिलिट्री अटैक होता है जो कि इंटेंड होता है किसी चीज़ को डैमेज करने के लिए, जहाँ पर आपने टारगेट बनाया है उसी को। कोई भी डैमेज आपको किसी और जगह पर या दूसरे लोगों को नहीं पहुंचाना होता, इसका मतलब होता है सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है, सो हम सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। अब नाउ क्या हुआ था, 7 days revolutionary action for 30 years long wave of attacks, शिवाजी sacked सूरत। शिवाजी ने जब 30 साल तक खान ने, जो आपका शायस्ता खान था, उन्होंने शिवाजी पे रूल करा था, मतलब शिवाजी पर हमला करा था 30 साल तक, 30 ईयर्स तक। ठीक है, उसके बाद शायस्ता खान को ख़त्म करने के बाद, मतलब शायस्ता खान के एम्पायर को ख़त्म करने के बाद शिवाजी ने सूरत को सैक करा था। ठीक है, साल की लड़ाई के बाद शिवाजी ने मराठा एम्पायर का जो एक पोर्ट सिटी था सूरत, इन पर उन्होंने हमला करा था, जो कि प्रेजेंट डे गुजरात पर है। ठीक है, इस पर उन्होंने हमला करा और सूरत को उन्होंने कैप्चर करा, जो कि मुगल एम्पायर का एक वेल्दी पोर्ट था। मतलब इसके अंदर मतलब अच्छा खासा आपका मुगल एम्पायर का जो वेल्दी पोर्ट सिटी था, अच्छा खासा इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें चली थी, उन्होंने उनके एम्पायर को ख़त्म करा। देयर ही ऑब्टेन इनॉमरस ट्रेजर, क्योंकि वेल्दी पॉट्स तो उसको उनके अंदर शिवाजी को उसके अंदर बहुत सारे खजाने मिले जो कि करीब 1 करोड़ के हिसाब से थे, 1 करोड़ रुपीज़ के हिसाब से थे, 1 करोड़ का पैसा आप कह सकते हो उसके अंदर था। एन एक्सट्रीमली लार्ज सम फॉर द टाइम, और मतलब इतना पैसा था कि पूरी ज़िंदगी हर किसी की जा कट सकती है बड़े मज़े से। हाउएवर ही वॉज केयरफुल नॉट टू अटैक रिलीजियस प्लेसेस। साथ ही में उन्होंने ये भी ध्यान रखा था, उन्होंने ये भी चीज़ नोटिस करी थी, उन्होंने ये भी चीज़ रिमेंबर रखी थी कि वो किसी भी रिलीजन के साथ से लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने मुगल एम्पायर की रिलीजन से लड़ाई करी, मतलब इस्लामिक रिलीजन से उन्होंने लड़ाई करी, मुगल एम्पायर से उन्होंने लड़ाई करी। तो उन्होंने ये चीज़ याद रखी थी जिससे वो लड़ाई कर रहे हैं उनके रिलीजियस प्लेसेस को नहीं तोड़ेंगे, नहीं ख़राब करेंगे। साथ ही में उन्होंने भी चीज़ रखी थी कि शिवाजी ना इंस्टेड नहीं करते थे। जैसे आपको पता है कि जो मुग़ल एम्पायर थे, मेजरली आपका जो औरंगज़ेब था, आपको पता है कि उन्होंने औरतों को या बच्चों को पकड़ के वो ले जाया करते थे एम्पायर में, और उनको नौकरानी बना के काम करवाते थे, वुमेन एंड चिल्ड्रन। बट शिवाजी ने एक चीज़ याद रखी थी कि उन्होंने अपने रिलीजियस प्लेसेस को नहीं तोड़ा था, जो बाकियों के रिलीजियस प्लेसेस हैं, इस्लामिक के जो रिलीजन प्लेसेस हैं, और उन्होंने इंस्लेव भी नहीं करा था वुमेन एंड चिल्ड्रंस को। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ भी ध्यान रखी थी। बट मुग़ल एम्पायर ने सब कुछ करा था इंडिया के अंदर, उन्होंने मंदिर भी तोड़े। इस वी नो दैट कि बहुत सारे मंदिर हैं जिनको कई बार तोड़ा गया है। ठीक है, इसी वजह से इंडिया में भी आप देखते होंगे, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया को हम गोल्डन बर्ड कहा जाता था। ठीक है, गोल्डन बर्ड अब उसको नहीं कहा जाता। वाई? बिकॉज यहाँ से सभी लोग जो मुग़ल एम्पायर थे, ब्रिटिश एम्पायर थे, उन्होंने सभी यहाँ से सोना वोना लेकर अपने एम्पायर में ले गए। इस वजह से इंडिया धीरे धीरे वेल्दी कंट्री में आने के लिए नीचे होता चला गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं, however he was careful not to attack religious places and even spared the house of Mohandas Parekh, a charitable man. He sacked Surat after a few years. मोहनदास परेख जो थे, उन्होंने उनके घर पे भी हमला दिया था और उन्होंने सूरत को दोबारा से कैप्चर किया। These events became so famous that they appeared in the London Gazette. ये लंदन के अखबार, मतलब कह सकते हो यूरोपियन के जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स थे, ठीक है, जो न्यूज़ बनाने वाले थे, यूरोप में भी आया और यूरोप के अखबारों में भी आया कि शिवाजी जो है, देखो लाइन आई थी, हाउ शिवाजी रोड टू ऑल यूरोपियन डिप्लोमेटिक एजेंट्स इन सूरत एंड डिमांडिंग इमीडिएट प्रेजेंट ऑफ मनी, फीलिंग विच ही वुड रिटर्न एंड रूल दैट सिटी। शिवाजी ने मुग़ल एम्पायर को चेतावनी दी थी कि वो अब दोबारा उनके एम्पायर में ना आए। ठीक है, उनके एम्पायर को छोड़ के चले जाएं। और ये न्यूज़ आपके यूरोप के अखबार में फैली कि कैसे कैसे शिवाजी ने पैसे मांगे मुग़ल एम्पायर से, उनके ट्रेजर मांगे, जिससे कि वो अपनी सिटी को चला सके, अपने एम्पायर को चला सके। ठीक है, शिवाजी ने कहा था कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं ला के दे सकते तो मैं तुम्हारे एम्पायर को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है,
अगर तुम फेल हो जाते हो मुझे पैसे देने में तो मैं तुम्हारे एम्पायर को ख़त्म कर दूंगा। तो जब उन्होंने सूरत को पकड़ा था ना, वो उनका ग्रेट इंसल्ट था मुगल एम्पायर का, क्योंकि जो सूरत था मुगल एम्पायर का एक वेल्दी पॉर्ट सिटी था और शिवाजी ने उसी को कैप्चर करा, तो मुगल एम्पायर के लिए क्या हो गई, इंसल्ट हो गई। ठीक है, देयरफॉर औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा, जय सिंह। ठीक है, अब जय सिंह जो थे ना, ये आपके इंडियन रूलर थे, आप कह सकते हो शिवाजी के फादर इन लॉ थे जय सिंह। आ डिस्टिंग्विश्ड राजपूत जनरल टू डिफीट शिवाजी। औरंगजेब ने जय सिंह को उससे भेजा जिससे कि वो शिवाजी को हरा सके, एक मैसेज के साथ भेजा था कि वो जय सिंह बोले कि औरंगजेब के एम्पायर में पुंदेर फोर्ट जो है, पुंदेरा फोर्ट जो कि पुणे के पास में है, वहाँ पे शिवाजी को बुलाया जा रहा है एंड एंटर इनटू अ ट्रीटी। ही हैड टू गिव अ सीसेबल पार्ट ऑफ हिज किंगडम। जब शिवाजी आते हैं तो पता चलता है कि उनको अपने किंगडम का सेसिबल एक साइजेबल पार्ट, आधा हिस्सा औरंगजेब को देना है। और जो उनके संभाजी सन थे, शिवाजी के तो बेटे थे संभाजी, शिवाजी के दो बेटे थे संभाजी, ठीक है, एक का नाम संभाजी था। तो वो संभाजी जो था, उन्होंने कहा था दो शर्तें रखी थी, दो चीज़ें रखी थी शिवाजी के पास में। एक तो उनको अपना आधा हिस्सा एम्पायर का देना है और साथ में उनको अपना जो बेटा है संभाजी, उनको औरंगजेब के मुगल एम्पायर के में सर्विस के तौर पे काम करना है। ठीक है, तो शिवाजी वॉज परसुडेड बाय जय सिंह। शिवाजी को तो जय सिंह के द्वारा लाया गया था ना मुगल कोर्ट को विजिट करने के लिए एट आगरा। जो कि मैंने पढ़ा था ना कि शिवाजी ने करीब आपको डेट थी 17 के आसपास, ठीक है, उन्होंने एस्केप करा था आगरा से ही। वही चीज़ की स्टोरी है जब शिवाजी आते हैं, क्योंकि जय सिंह ने तो फोर्स करा था ना शिवाजी को आने के लिए कि वो मुगल कोर्ट को एक्सप्लोर करे एट आगरा। तो शिवाजी जब आते हैं ना आगरा में, उन्होंने देखा कि वो सीधा खड़े हुए हैं औरंगजेब के साइड में, मतलब सामने, वेयर ही वॉज मेड टू स्टैंड बिफोर औरंगजेब। शिवाजी को वहाँ पे ज़बरदस्ती खड़ा करा गया था औरंगजेब के सामने एंड अ मुगल जनरल whom he had defeated earlier। और साइड में उसका एक औरंगजेब का मुगल जनरल था जिसको शिवाजी ने पहले डिफीट करा था। औरंगजेब के साइड में जो बहुत सारे मुगल एम्पायर थे जो शिवाजी के साइड में खड़े हुए थे, वो वही लोग थे जिनको शिवाजी ने पहले हराया था। ठीक है, अब वही लोग खड़े होकर शिवाजी की इंसल्ट कर रहे थे। इंसेंस्ड दिस इंसल्ट शिवाजी, इस इंसल्ट के साथ शिवाजी को गुस्सा आया और उन्होंने अपने गुस्से को धारा इन द कोर्ट, वो चिल्लाए। फॉलोइंग विच औरंगजेब पुट हिम अंडर हाउस अरेस्ट। इसके तौर पे चल के औरंगजेब ने उनको जेल में कैद कर दिया। टू एस्केप दिस, इससे बचने के लिए शिवाजी ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी वहीं पर। ही स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स टू होली मैन एंड मुगल जनरल्स। वो स्टार्ट करने लगे कुछ गिफ्ट्स बांटने के लिए, जो वहीं पर साइड में जो जेल के जो कैदियों के साइड में जो सोल्जर्स खड़े रहते हैं ना जेल के आसपास, उनको उन्होंने गिफ्ट देना स्टार्ट करे। द गिफ्ट्स ऑफन कंटेन फ्रूट्स एंड स्वीट्स पैक्ड इन बिग बास्केट्स। जो गिफ्ट्स हुआ करते थे ना, बेसिकली बड़ी बड़ी जो टोकरियाँ हुआ करती थी, उनके अंदर फल वगैरह मिठाई वगैरह हुआ करती थी। वो जो गिफ्ट्स थे बड़ी बड़ी जो टोकरियाँ उनके अंदर आया करती थी। तो उन्होंने गार्ड्स को इनिशियली, जो गार्ड्स थे ना हमेशा चेक करा करते थे कि कैसे कैसे क्या क्या सामान जा रहा है हमारे एम्पायर में, कहाँ एम्पायर से बाहर कौन कौन सा सामान जाया जा रहा है। ठीक है, तो वो हमेशा चेक करा करते थे कि शिवाजी कौन कौन से बाहर हमारे एम्पायर से बाहर कौन कौन से टोकरियाँ भेजा जा रहा है। ठीक है, अब उनको पता चल चुका है ना कि नॉर्मली किसी का मान लो कि अगर कोई फ्रेंड पे आपके पेंसिल बॉक्स से पेंसिल ले रहा है, पेन ले रहा है, अब आपको क्योंकि पता है ना कि वो पेन पेंसिल ले रहा है, तो जब वो अगली बार भी लेगा तो आपको मतलब पता ही चल जाता है ना पेंसिल पेन ले रहा है। तो ऐसे ही शिवाजी बार बार टोकरियाँ बेचा करते थे और बार बार गार्ड्स चेक करा करते थे। तो गार्ड्स को मतलब नॉर्मल लगने लगा कि नहीं अब तो उसके अंदर कुछ होगा नहीं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के शिवाजी संभाजी के साथ, अपने बेटे के साथ उस टोकरी के साथ एस्केप कर गए, टोकरी के अंदर बैठकर एस्केप कर गए और औरंगजेब उनको दोबारा शिवाजी को नहीं पकड़ पाए। तो ये पूरी स्टोरी थी। यहाँ पे एक सीन दिखाया गया है कोर्ट का, कैसे यहाँ पे शिवाजी खड़े हुए हैं, आसपास वही रूलर्स खड़े हुए हैं जिसको शिवाजी ने हराया था और ये सभी इनके इंसल्ट कर रहे थे। अच्छा, ये दूसरी चीज़ है, यहाँ पे शिवाजी बैठे हुए हैं, मुझे लगा औरंगजेब वाली पिक्चर है। यहाँ पे कोर्ट में शिवाजी ऑन थ्रोन रिसीविंग विजिटर्स। ये कुछ विजिटर्स हैं और यहाँ पे शिवाजी हैं। ये कुछ विजिटर्स हैं जो उनसे मिलने आए थे शिवाजी पे एट द महाराजा पार्क मुंबई। पैनल छत्रपति पैनल लगा हुआ है मुंबई महाराज पार्क में मुंबई में, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ फोर्ट पर अपना शासन करा विद द फुल वैदिक राइट्स। हमें पढ़ा था ना, रायगढ़ फोर्ट देखा था अभी हमने कुछ मिनट्स पहले।
His formal टाइटल आफ्टर द कोरोनेशन ऑफ वॉज श्री, जब उनका राज्याभिषेक हो गया था तो उनका नाम पड़ा श्री राजा शिवाजी छत्रपति। एंड लाइक सम पास्ट रूलर्स, कुछ रूलर्स के जो बीते रूलर्स थे उनके साथ में उन्होंने अपना एरा भी स्टार्ट करा था। उनका एरा था नबीक नाम, मतलब राज्याभिषेक का शका रखा था, जिसके तौर पर उनका नाम बड़ा हुआ और बना श्री राजा शिवा छत्रपति। अब पहले के ज़माने में क्या होता था ना, जो राजा हुआ करते थे, जब वो कोई रूलर या कोई एम्पायर को जीत कर आया करते थे तो उनका राज्याभिषेक हुआ करता था। उनकी पूजा करी जाती थी कि उन्होंने एम्पायर को जीता, उन्होंने दूसरे राज्य को जीता, वो राज्य भी उनका हो जाया करता था जिसने जीता है। ठीक है, अब जैसे शिवाजी ने बहुत सारे एम्पायर को जीता तो उनकी पूजा हुआ करती थी। ठीक है, जैसे कि हम देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे ही उनकी पूजा करी जाती थी, उनके नाम जपा करते थे। तो जैसे उनकी पूजा करी जाती थी ना, जैसे राज्याभिषेक हुआ करता था तो उनका नाम बड़ा कर दिया जाता था जब भी कोई रूलर किसी रूलर को जीत कर आया करता था। ठीक है, और जिस रूलर का सबसे बड़ा नाम हुआ करता था लोग समझते थे कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर है या बहुत पावरफुल रूलर है। ठीक है, जो कि बहुत सारे एम्पायर को जीत कर आया है। तो इस वजह से ही बहुत सारे रूलर के आपने जो नाम पढ़ोगे ना, अभी बहुत सारे रूलर्स के नाम बहुत बड़े बड़े होंगे। ठीक है, इसी वजह से हुआ करते थे क्योंकि वो बहुत सारे एम्पायर को जीत कर आया करते थे। ठीक है, और इसी से लोग समझा करते थे क्योंकि जो उनके इस समय में तो जैसे शिवाजी एम्पायर है, इनके जो कॉइन्स चला करते थे ना, उन कॉइन्स से भी शिवाजी के नाम हुआ लिखे करते थे बहुत बड़े बड़े। ठीक है, इनके साथ और भी नाम जुड़ा करते थे, श्री राजा शिवा छत्रपति महाराज कर करके और भी बड़े बड़े नाम को जोड़ा करते थे। इस वजह से लोग समझ जाया करते थे कि अगर इतना बड़ा नाम है किसी महाराजा का तो इसका मतलब वो बहुत पावरफुल किंगडम है। ठीक है, तो इसी वजह से नाम बड़े बड़े कर दिए जाया करते थे रूलर्स के, जो कि किसी दूसरे एम्पायर को जीत कर आया करते थे। आफ्टर दिस शिवाजी एम्बार्क्ड अपॉन अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ, उसके बाद शिवाजी ने साउथ रिलीजन को कॉन्क्वेस्ट करा था, जो कि दक्षिणा दिग्विजय था। ठीक है, which included the important and the ill-defended region of the present day northern Tamil Nadu and parts of Karnataka। कुछ important और जिस रीजन पे किसी ने हमला नहीं करा, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, उन रीजन पे उन्होंने साउथ पे कॉन्क्वेस्ट करा था, जिसको हम मैप में देखने वाले हैं 3.9 में। दिस सदर्न एक्सटेंशन लेटर गेव द मराठा ग्रेट स्ट्रेटेजिक डिप्थ अगेंस्ट द मुगल इन्वेशन। इसी के थ्रू मराठा ने सदर्न एक्सटर्नल को भी एक्सटेंड करा अपने एम्पायर में और मुगल इन्वेजन से इन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाई, क्रिएट करी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है 3.9 है ना ये इमेज। यस, शिवाजी किंगडम अबाउट 1680। इकोजी जो थे शिवाजी के हाफ ब्रदर थे, जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले चैप्टर में भी। इकोजी हाफ ब्रदर मतलब क्या होता है, सौतेले भाई। शिवाजी के सौतेले भाई थे इकोजी। पहले के ज़माने में राजाओं की बहुत सारी रानी हुआ करती थी, इस वजह से जो उनके भाई हुआ करते थे ना, तो वो उनके सौतेले भाई हो करते थे, लेकिन पहले के ज़माने में उनको भाई मारा करते थे। तो इकोजी उनके हाफ ब्रदर या आप स्टेप ब्रदर भी कह सकते हैं, सौतेले भाई थे शिवाजी के, जिनको हम आगे एक्सप्लेन करने वाले इस चैप्टर में। मैप दे रखा है यहाँ पे शिवाजी के एम्पायर का, कैसे उन्होंने अपने 1680 सेंचुरी में अपने एम्पायर को बनाया। ठीक है, टेरिटरी अंडर शिवाजी महाराज, तो ये टेरिटरी थी शिवाजी के आसपास की, जैसे उन्होंने तमिलनाडु वगैरह केरला के आसपास का एम्पायर क्रिएट करा। केरला में तो है नहीं, वैसे तमिलनाडु के आसपास एरिया भी क्रिएट करा, इसके थ्रू उन्होंने मुगल इन्वेजन से लड़ाई करी। तो कुछ एम्पायर हैं जैसे मुगल, रायगढ़, पुणे, ठीक है, प्रतापगढ़, जहाँ पे अफजल खान के साथ उन्होंने लड़ाई करी। ठीक है, वगैरह सब कुछ हमें गिवन है यहाँ पे, जिसको हम आगे भी चेकआउट करेंगे। डोंट मिस आउट दे रखा है, इसको भी देखते हैं। वाइल इन द साउथ में जब वो थे तो शिवाजी ने फॉरबेड द डक फ्रॉम द ट्रेडिंग सीज। एट द टाइम मोस्ट यूरोपियन were capturing selling Indians as slave and encountered no opposition from Indian powers until Shivaji intervened. His stances on his abuse showed his deep concern of this subject. So शिवाजी जब साउथ में आए तो उन्होंने नोटिस करा, क्योंकि मैं आपको बताया था ना शुरुआत में कि ब्रिटिश जो थे साउथ से आए थे, तो उन्होंने नोटिस करा कि जो यूरोपियंस या जो ब्रिटिश एम्पायर्स के जो कुछ लोग आए थे, मर्चेंट्स जो आए थे, यूरोपियन मर्चेंट्स जो आए थे, वो भारतीय लोग जो इंडियंस थे उनको नौकर बना के भेज रहे थे अपने एम्पायर में। तो इस चीज़ से शिवाजी बहुत गुस्सा आए, उन्होंने मना करा। और इनका जो स्टैंड था, शिवाजी का जो इस चीज़ पे स्टैंड था, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, डीप कॉन्सर्न रहा इनके सब्जेक्ट में, मतलब इनके रिलीजन में। ठीक है, तो हमारा एम्पायर यहाँ पे हमने फिगर में देखा,
अ फीवर क्लेम शिवाजीज लाइफ व्हेन ही वाज 50। उनकी ज़िंदगी में, शिवाजी की ज़िंदगी में जब वो 50 साल की उम्र में थे, उनको एक फ़ीवर आता है जिसके तौर पर उनकी डेथ होती है। ही वॉज अ मास्टर ऑफ स्ट्रेटजिस्ट एंड अ ट्रू विजनरी। वो एक मास्टर थे, एक ट्रू विजनरी थे। विद हिज लाइफ टाइम ही इज एक्सप्लोज्ड हैड बिकम लेजेंडरी अक्रॉस इंडिया एंड बियॉन्ड। जैसे जब वो जिंदा थे तो उन्होंने कैसे कैसे इंडिया के लोगों को बचाया, अपने एम्पायर में लेकर मुगल लोगों से बचाया, कैसे कैसे उन्होंने लेजेंडरी चीज़ें को बनाया कि उन्होंने दूसरे रिलीजन के लिए उसको नहीं तोड़ा, उन्होंने वुमेंस को इंस्लेव नहीं करा। ठीक है, द यूरोपन कंपेयर्ड हिम विद एशियन जनरल्स लाइक अलेक्जेंडर। जो यूरोपन के कुछ मर्चेंट्स या एम्पायर से उन्होंने शिवाजी को अलेक्जेंडर के तौर पे कंपेयर करा कि वो अलेक्जेंडर है। एंड द बुंदेल प्रिंस छत्रसाल, जो कि शिवाजी की इस पूरी लाइफ से बहुत इंस्पायर्ड थे, उन्होंने अपना एक किंगडम बनाया इस चीज़ पे। ठीक है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड डिवाइडेड बिटवीन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश का बीच का हिस्सा है, वहाँ पर उन्होंने अपना एम्पायर बनाया था। बुंदेलखंड किसने बनाया था? बुंदेला प्रिंस छत्रसाल, जो कि शिवाजी की स्ट्रगल से बहुत इंस्पायर्ड थे। द फेमस हिंदी पोइट, इसका नाम है भूषण, जिन्होंने स्पेसिफिकली महाराष्ट्र पे शिवाजी से जब वो मिले थे, उन्होंने एक पोएम बनाई थी जिसके थ्रू आज भी वो फेमस है और आज भी लोगों को प्रेरित करती है शिवाजी के प्रति। यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर दे रखा है, पिक एन इवेंट फ्रॉम शिवाजीज लाइफ एंड विद योर क्लासमेट स्टेज इट एट हिज प्ले। आप शिवाजी का कोई लाइफ का कोई इवेंट प्ले कर सकते थे स्टेज पर, ठीक है, विद योर क्लासमेट। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है द मराठास आफ्टर शिवाजी। शिवाजी के बाद जो मराठा था कैसे चालू रहा, क्योंकि शिवाजी की जब डेथ हुई तो कैसे मराठा रोज हुआ, कैसे उनका एंड हुआ, इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, इसको जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक्चुअली मैप भी बहुत ज़्यादा है ना, तो इस चैप्टर में मैप का वर्क भी कुछ ज़्यादा रहेगा लर्न करने का, साथ में आप रन भी करते जाए ना। टॉपिक स्टार्ट करते थे मराठा आफ्टर शिवाजी। कहानी स्टार्ट होते कि शिवाजी के दो सन्स थे, जैसे आपको अभी बताया था ना कि शिवाजी के दो सन्स थे, एक का नाम संभाजी था और राजा राम था। आगे जो जितने भी बुक्स दे रखे हैं ना, उनमें आपने एक ही नाम पढ़ा होगा, संभाजी। ठीक है, लेकिन उनका एक और बेटा था जिसका नाम था राजा राम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिल इन द ब्लैंक्स या आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि शिवाजी के कितने सन्स थे? 2 सन्स थे, एक का नाम संभाजी और राजा राम था। आफ्टर शिवाजी इज डेथ, शिवाजी की डेथ के बाद संभाजी ने छत्रपति बने और उन्होंने मराठा के एम्पायर को पकड़ा और अपना एम्पायर जो शिवाजी ने बना रखा था उसको उन्होंने संभाला। द मराठा वर द ओनली ऑब्स्टिकल टू टोटल मुगल कंट्रोल ऑफ द डिकैन। वो ओनली एक ऑब्स्टिकल बने हुए थे जिसपे मुगल ने कंट्रोल करा डिकैन पर। ठीक है, औरंगजेब इन्वेडेड द डिकैन एंड कॉन्कर्ड बीजापुर, आदिल शाह एंड गोलकोंडा, कुतुब शाही। जो औरंगजेब थे उन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा को कॉन्कर्ड करा मतलब उन्होंने उस पर हमला दिया और उस एम्पायर को उन्होंने अपने कब्जे में लिया। बीजापुर को कौन करता था? आदिल शाह, जो अभी उन्होंने देखा था, एंड गोलकोंडा को कुतुब शाही रूलर थे, तो उनको औरंगजेब ने कॉन्कर करा। ठीक है, ही देन कैप्चर संभाजी। इसके बाद उन्होंने मराठा एम्पायर से संभाजी को कैप्चर करा और बाद में उन्होंने टॉर्चर करके ब्रूटली बहुत बुरी तरीके से एग्जीक्यूट करा, मतलब मार दिया। आफ्टर दिस उन्होंने रायगढ़ फोर्ट को पकड़ा और उसी के तौर पे मराठा कैपिटल का जो कैपिटल है, मराठा एम्पायर का जो कैपिटल है वो रायगढ़ है। इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, मराठा का कैपिटल क्या है आपका? रायगढ़ है, यहाँ पे लिख देती साइड में। ठीक है, कि ब्रूटली औरंगजेब ने संभाजी को मारा और जब संभाजी मर गए और रायगढ़ को जब उन्होंने कैप्चर करा औरंगजेब ने, तो उसी के तौर पे मराठा एम्पायर की धीरे धीरे एंडिंग होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे मराठा कैपिटल का नाम क्या है? रायगढ़। इंपॉर्टेंट ये भी है, याद रखना से। ठीक है, रायगढ़ फोर्ट, रायगढ़ आप कह सकते हो। आफ्टर संभाजी के बाद जो राजा राम थे वो छत्रपति बने। ठीक है, प्रेजेंट डे तमिलनाडु में वो छत्रपति बने संभाजी के बाद, जिनका दूसरा बेटा था, मतलब बड़ा बेटा संभाजी था, सेकंड बेटा याद रखना। ठीक है, बड़ा बेटा संभाजी था फर्स्ट, एंड सेकंड वन जो छोटा था वो राजा राम था। ठीक है, द मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट दिस थर्ड स्प्रेड टू साउथ इंडिया। जो मुगल मराठा थे उन्होंने साउथ इंडिया पर कॉन्फ्लिक्ट जमाया, लड़ाई करी वहाँ से, और साउथ इंडिया को भी पकड़ने की उन्होंने कोशिश रखी। द मराठा स्टॉन्चली defended their fortress and often they had the upper hand over the Mughals in battles and skirmishes. Aurangzeb was thus unable to leave the Deccan and died without having succeeded in stabling the Marathas.
सो मराठा ने लॉन्च करा, क्योंकि आप जानते हो मैंने भी कहा कि उन्होंने साउथ इंडिया को पकड़ने की कोशिश करी। अब कोशिश करी, उन्होंने पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि औरंगजेब भी कभी साउथ इंडिया पर इन्वेड नहीं कर पाया। साउथ इंडिया पर इन्वेड नहीं करा, उसकी आधी इच्छा रही, क्योंकि वो उसके बाद मर गया, उससे उसको काम को करने से पहले वो मर गया। अब साउथ इंडिया में इतने पावरफुल एम्पायर थे, विजयनगर एम्पायर, जिसके बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। इतने पावरफुल एम्पायर थे, इसी वजह से साउथ इंडिया को कभी भी कंट्रोल नहीं करा गया। इतने पावरफुल एम्पायर होने के बावजूद भी मराठा एम्पायर धीरे धीरे कम होता चला गया, ठीक है। हु इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टरर टू द मुगल्स, मराठा जो कि एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर खड़े हुए टू द फ्रंट ऑफ मुगल्स, नो लॉन्गर ऑन द डिफेंसिव। मराठा भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे थे। बट जो क्वींस थी, कुछ राजपूत क्वींस थी, मराठा क्वींस थी, ताराबाई, राजा राम क्वींस, जो कि राजा राम की क्वीन थी ताराबाई, ठीक है, मेड लार्ज स्केल inroads to into मुगल टेरिटरीज, इवेंचुअली कॉन्करिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। ताराबाई ने इंडिया की कुछ लार्ज पार्ट्स को अपने एम्पायर में एक्सटेंड करा। कैसे कैसे करा, जिसको हम आगे ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस रैपिड एक्सपेंशन, इस रैपिड एक्सपेंशन के तौर पे मराठा ने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी क्रिएट करा था। द सेंट्रलाइज स्टेट फ्रॉम शिवाजीज टाइम गेव वेट मोर डेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। उन्होंने स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करा, इसके चूँकि मराठा एम्पायर का थोड़ा और बढ़ता गया एम्पायर, जैसे शिवाजी ने उस टाइम पे करा था, ठीक है। इस वजह से उनका स्ट्रक्चर भी डिसेंट्रलाइज होता गया। कभी कभी शिवाजी ने जो एक तरीका अपनाया था अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, वो तरीका धीरे धीरे कम चला गया। मराठा एम्पायर धीरे धीरे एंड होने लग रहा था, ठीक है। बट कुछ रूलर्स थे, कुछ किंग्स थी या कुछ क्वींस थे, सॉरी क्वींस थी एंड किंग्स थे, जिन्होंने इस एम्पायर को थोड़ा बना के रखा था। बट फिर भी मराठा एम्पायर धीरे धीरे एंड होता चला गया। स्टिल नॉर्मली इंटर्ड अराउंड द छत्रपति, बट विद द चीफ्स विल्डिंग मोर पावर। छत्रपति जो वगैरह से सेंटर्स थे इनके साथ ही चीफ भी मोर पावर लेते जा रहे थे। जो इनके चीफ्स थे वो भी ज़्यादा पावर लेते जा रहे थे, विल्डिंग करते जा रहे थे। इन पर्टिकुलर द पेशवा, पेशवा जो पर्शियन टर्म है प्राइम मिनिस्टर, पेशवा का मतलब प्राइम मिनिस्टर, मैं साइड में लिख देती हूँ। पेशवा मीन्स PM, Prime Minister, wielded great influences even over the Chhatrapati himself, in particular पेशवा बाजीराव फर्स्ट। जो पेशवा बाजीराव फर्स्ट थे एंड उनका जो बेटा नाना साहेब पेशवा था, ये इंस्ट्रूमेंटल पैन इंडियन एक्सपेंशन थे मराठा के, जिन्होंने हेल्प करी थी मराठा को, ठीक है। यहाँ पे छत्रपति शाहू महाराज खड़े हैं, संभाजी के सन जो थे नाना पेशवा के राणा साहेब पेशवा के सामने, ठीक है। द मराठा ब्राउट लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, मराठा ने बहुत सारे लार्ज पार्ट्स इंडिया के गेन करे अपने एम्पायर में और उनको अपने अंडर लिया फॉर द कंट्रोल एंड जनरली दे रूल्ड देमसेल्व्स। मराठा साथ में इंडिया के कुछ पावर्स को भी, इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट या लार्ज पार्ट्स और उनके पावर्स को गेन कर रहे थे और उनको कंट्रोल कर रहे थे अपने रूल के हिसाब से। बट विद द regional chiefs acquiring more power and autonomy, this also resulted in occasional discipline and abuse in stark contrast with the Shivaji's value. शिवाजी की वैल्यू उस टाइम पे गिरती चली गई बिकॉज जो रीजनल चीफ्स थे वो अपनी मोर पावर को एक्वायर कर रहे थे और ऑटोनॉमी को भी, अपने जो अहंकार है उनको भी, और ये रिजल्ट कर रहे थे, इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे थे मराठा एम्पायर में, लड़ाइयाँ चलने लगी और उस वजह से शिवाजी की जो कुछ वैल्यूज़ थी कि एक दूसरे से इतना मुँह मत रखो, रीजनल बेसिस को मत तोड़ो, वो बढ़ती चली गई। मतलब उनकी इनडिसिप्लिन क्रिएट होती चली गई, शिवाजी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली गई। फॉर इंटेंस, इसी वजह से मराठा 10-year campaign इन बंगाल इन्फ्लिक्टेड मच क्रूएल्टी इन डिविजेशन ऑन द कॉमन पीपल। इस वजह से बंगाल में बहुत सारी क्रूएल्टी होने लगी। क्रूएल्टी मतलब क्या होती है? दयालुपन का जो अपोजिट होता है आपका, ठीक है। लोग बहुत क्रूअल होने लगे मराठा एम्पायर के हिसाब से और कॉमन पीपल डिवेस्टर्न होने लगे थे। इन द नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन, जो मराठा थे, नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन जो नॉर्थ वाले हिस्सा था, मराठा ने उस पर कंट्रोल करा था, जैसे लाहौर, अटॉक, इवन पेशवार पे भी मराठा ने कंट्रोल करा था, जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान है। कौन कौन सी एरिया पे करा था मराठा ने? एक आपका लाहौर था, अटॉक एंड पेशवा, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, उन पर उन्होंने रूल करा। दे फाउट विद द अफगान्स, मराठा ने अफगान से लड़ाई करी, जो कि पानीपत इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे उन्होंने लड़ाई करी थी और डिफीट करा था
अपने अफगान्स को। दे क्विकली रिकवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशवा माधवराव फर्स्ट। वो धीरे धीरे रिकवर हुए, अपने एम्पायर को धीरे धीरे उन्होंने और बढ़ाया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशवा माधवराव फर्स्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ महादजी शिंदे। महादजी शिंदे के अकॉर्डिंग जो उनका लीडरशिप था उसके तौर पे मराठा एम्पायर और बढ़ता गया, थोड़ा सुधार आया उस चीज़ में और बढ़ते गए। ऑल्सो नोन एज महादजी सिंधिया। दे वेंट ऑन द रिकैप्चर दिल्ली इन 1771। महादजी शिंदे के एम्पायर ने दिल्ली को रिकैप्चर करा 1771 में, विच remained under the control till the British captured it 3 decades later। ब्रिटिश से पहले महादजी शिंदे ने दोबारा रिकैप्चर करा 1771 में दिल्ली को। इन द लेटर हाफ 18th सेंचुरी के आधे हिस्से में, आधे टाइम पर, द चीफ रिवाइवर्स ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया वर द मराठास। जो चीफ रिवाइवर्स थे फैले हुए थे ब्रिटिश एम्पायर के, वो इंडिया में रहते थे, जो कि मराठास थे। 3 एंग्लो मराठास वार्स होने लगे थे, जो कि 1775 और 1880 में होने लग रहे थे, ठीक है। ओइंग टू द मराठास increased internal disunity and the superior organizational and technological abilities of the British। इसके थ्रू जैसे एंग्लो मराठास की वॉर होने लगी तो इसके थ्रू पे इंटरनल डिसूनिटी फैलने लगी, यूनिटी नहीं रही लोगों में, ठीक है। और ऐसे टेक्नोलॉजी की जो एबिलिटीज़ थी ब्रिटिश की वो बढ़ती गई, ब्रिटिश बहुत सारे वेपन्स बनते रहे और वो टेक्नोलॉजी इंडिया में बढ़ती गई, ठीक है। दे सक्सीडेड इन एंडिंग द मराठा पावर। और उन्होंने मराठा पावर की एंडिंग करी, ब्रिटिश और मुग़ल पावर ने। इनफैक्ट जो ब्रिटिश ने इंडिया को लिया फ्रॉम द मराठास मोर देन फ्रॉम द मुगल्स और एनी अदर पावर्स। इनफैक्ट जो ब्रिटिश थे उन्होंने मुग़ल से भी ज़्यादा इंडिया पे रूल करा, ठीक है। और इसी तौर पे जब दोनों एक साथ आ गए, मुग़ल भी और ब्रिटिश भी, तो मराठा एम्पायर बिल्कुल गिर गया, ठीक है। यहाँ पे एक हमें इमेज रखी कैसे कैसे मराठा एम्पायर ने पाकिस्तान का भी कुछ एरिया ले रखा था। अटॉक मिनट, जैसे कि अटॉक है, लाहौर है, पेशवार है, दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर, अहमदाबाद, इंदौर, वडोदरा, सूरत, मुंबई, पुणे, सतारा, नागपुर, कटक, ठीक है। सब कुछ हमारा एम्पायर है। जो ऑरेंज वाला है ना, ये मुग़ल एम्पायर शो कर रहा है। मगर आपके ब्रिटिश, जैसे चेन्नई में ब्रिटिश आए थे आपके, ठीक है, मुंबई में ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश रेड कलर से शो हो रहा है। कोलकाता में भी मैंने आपको बताया ना, कोलकाता से ब्रिटिश एम्पायर यहीं से आया था, ठीक है। अराइवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, यहाँ से ब्रिटिश एम्पायर आया था आपका, ठीक है। डोंट मिस आउट दे रखा है, इसको भी एक बार चेकआउट करते हैं। मिस आउट दे रखा है कि आप जानते हैं जो नाना पंथस्निव थे वो पावरफुल ऑफिशियल थे अंडर पेशवा। पेशवास में वो एक पावरफुल ऑफिशियल के तौर पे काम करा करते थे। तो कौन? नाना पंदनवीस, ठीक है, जिन्होंने क्रेडिट करा, वो क्रेडिटेड थे विद ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट पैन इंडियन एंटी ब्रिटिश अलायंसेस। एंटी ब्रिटिश अलायंसेस से वो क्रेडिट थे। ही इवन यूनाइटेड विद ओल्ड एडवरीज लाइक हैदर अली ऑफ मैसूर एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन दिस इंडिविजुअल। इनके साथ में जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर है, ठीक है, और साइड में आपके हैदर अली ऑफ मैसूर और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के कुछ ओल्ड एडवाइजरीज बैठे थे साथ में, किसके? नाना पंदावेनिस के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमने मराठा एम्पायर की बात करी, कैसे कैसे वो स्टार्ट हुआ, कैसे उसकी एंडिंग हुई। बट अब हम बात करते हैं कि मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसके बारे में, कि कैसे कैसे उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करा, क्या क्या चीज़ें थी उनमें। तो अब बात करते हैं मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पहला चीज़ आता है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम एक माइंड मैप पे के तौर पे समझने वाले हैं। यहाँ पे माइंड मैप दे रखा है, छत्रपति सोवरेन किंग, इंडिपेंडेंट किंग में कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनके रूलर्स थे, जो कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का ही है। तो यहाँ पे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं कि लोगों में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। सो शिवाजी इंस्टीट्यूटेड अ रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिज किंगडम। शिवाजी ने एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करा था अपने एम्पायर के लिए। ही एबोलाइज्ड द हेरिडिटरी पोस्ट generally practiced under the Sultan or the Mughals and land assignments and paid a salary to even government official out of the state treasury। उन्होंने, शिवाजी ने रूल रखा था, हेरिडिटरी पोस्ट पर लोगों को रखा अपने एम्पायर में, लैंड असाइनमेंट्स दिए थे, सैलरीज दी थी गवर्नमेंट के ऑफिशियल से रिलेटेड अपने स्टेट ट्रेजरी में से, अपने जिनको खजाना था उसमें से। मैनी ऑफिशियल्स वर पीरियडिकली ट्रांसफर्ड एज वेल। बहुत सारे ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र भी करा जाता था, इंश्योरिंग दैट दे वुड नॉट हैव इनफ पावर टू डिटेक्ट टर्म्स ऑफ इंडियन किंग्स, कि दूसरे किंग्स को ना
हो सके इस वजह से वो ट्रांसफ़र भी करा करते थे। जैसे यहाँ पे कॉइन्स दे रखा है शिवाजी के कि शिवाजी के एम्पायर में कुछ इस टाइप के कॉइन्स रखा करते थे। शिवाजी ऑल्सो गे पेंशंस विडोज ऑफ सोल्जर्स हु डाइड इन बैटल्स even offering military post to their sons, thus demonstrating his care for the soldiers and their families। शिवाजी को अपने सोल्जर्स की जो फैमिली हुआ करती थी उनकी, उन पे भी बड़ा ध्यान रखा करते थे। उनकी जो एम्पायर में जो फैमिलीज हुआ करती थी उन पर बड़ा ध्यान रखा करते थे। शिवाजी के जो एम्पायर में जो सोल्जर्स हुआ करते थे, जब सोल्जर्स की डेथ हुआ करती थी, जो उनकी जो वाइफ हुआ करती थी सोल्जर्स की, जो विडोज हुआ करती थी, जो विधवा हुआ करती थी, उनको पैसे दिया करते थे, पेंशन दिया करते थे। जैसे कि पेंशन मिलती है हमें, ठीक है, जब आपकी उम्र हो जाती है, आप जॉब से हट जाते हैं तो आपको पेंशन्स मिलती है ना गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे ही पुराने ज़माने में जो विडोज़ हुआ करती थी, जो विधवा हुआ करती थी, उनको पेंशन्स मिला करती थी थ्रू शिवाजी, ठीक है। एंड वो उनके जो विधवाओं के जो बेटे हुआ करते थे, जो उनके सन हुआ करते थे, उनको वो अपने मिलिट्री पोस्ट पर रखा करते थे जिससे कि उनका खर्चा चल सके। और इसी तौर पर शिवाजी अपने एम्पायर के लोगों की भी केयर करा करते थे। थिंक अबाउट इट दे रखा है, इसको भी देखते हैं, बट उससे पहले अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सो शिवाजी ऑल्सो हैड एन अष्टप्रधान मंडला। शिवाजी के साथ एक और चीज़ उन्होंने क्रिएट करी थी, उसके अंदर 8 मिनिस्टर्स हुआ करते थे, काउंसिल थी जिसके थ्रू अपने एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट करा करते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया करते थे। 8 मिनिस्टर्स हुआ करते थे, याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। शिवाजी ऑल्सो हैड एन, क्या था वो, प्रधान मंडला, जिसके अंदर काउंसिल थे 8 मिनिस्टर्स के, जिसके थ्रू अपने एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट करा करते थे, चलाया करते थे, ठीक है। द मराठास ऑफन लीव टैक्सेस, मेरा कहते ना यहाँ पे टैक्सेस आएंगे चौथ और सरदेशमुखी। तो मराठा ने कुछ टैक्सेस लिया करते थे, चौथ जो कि 25% हुआ करता था, सरदेशमुखी एक एडिशनल 10% था, चौथ से रिलेटेड था। फ्रॉम प्रोविनेंसेस से लिया करते थे, डायरेक्टली नहीं लिया करते थे, इंक्लूडिंग प्लेसेस इन द डिकैन एंड नॉर्थ इंडिया। इन रिटर्न मराठा अपने लोगों को प्रोटेक्ट भी करा करते थे, इसलिए अपने लोगों से भी थोड़ा बहुत वो टैक्सेस लिया करते थे नॉर्मली। द मराठा प्रोटेक्टेड दोज प्रोविंसेस एंड डिड नॉट इंटरवेरेंस इन देयर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वो ज़्यादा भेदभाव नहीं करते थे लोगों में। द मुगल्स ऑल्सो अप्रूव्ड ऑफ दिस अरेंजमेंट थ्रू वेरियस ट्रीटीज एंड ओवर टाइम सम ऑफ दिस प्रोविंसेस बिकेम अ पार्ट ऑफ द मराठा एम्पायर। मुगल एम्पायर में जो कुछ अरेंजमेंट्स थी, कुछ चीज़ें थी, वो चीज़ें धीरे धीरे मराठा एम्पायर की भी पार्ट बनते गए। कैसे कैसे कुछ मुगल लोगों ने कुछ मैनेज करा, क्रिएट करा, मुगल लोगों ने सिक्के चलाए थे, जो कि हम इस चैप्टर में इस पे पढ़ने वाले हैं, और वो चीज़ मराठा ने भी अडॉप्ट करी थी। बट उससे पहले हमारा ये रहेगा था थिंक अबाउट इट, इसको देख लेते हैं, फिर एक चार्ट की बने इसको ही पढ़ेंगे। तो थिंक अबाउट इट देखते हैं। इन अपने एम्पायर में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स को भी इंस्ट्रक्ट करा था to his officials not to mistreat with the subjects or to forcefully grab even a blade of grass from them. In one of the letters issued to his officials, शिवाजी जब उनको अपना कोई काम काज कराना होता था, तो जैसे उनको लकड़ियाँ चाहिए, तो लकड़ियाँ लेने के लिए, काटने के लिए, जो उनके जो काम करते थे, जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, उन्होंने एक स्ट्रिक्ट रूल बना रखा था कि जो जंगल में रहा करते, जो ट्राइबल पीपल रहा करते हैं, जो जंगल में लोग रह करते हैं, उनसे परमिशन लेके ही तुम्हें लकड़ियाँ काटनी है, उनकी बिना परमिशन के तुम्हें लकड़ियाँ नहीं काटनी। बिकॉज आपको पता जैसे कि अगर आपकी मम्मी गार्डनिंग करती तो मम्मी कहती ना कि पौधों को मत तोड़ना, मेरे बच्चे जैसे हैं। तो वही चीज़ थी कि जो लोग थे ना, वो अपने पेड़ों की बहुत केयर करा करते थे, बिल्कुल उनके बच्चे जैसी। तो अगर हम पेड़ काटेंगे उनके बिना परमिशन के, तो इस तरीके से होगा कि हम उनके बच्चों को मार रहे हैं। तो उनसे परमिशन लेके ही तुम्हें पेड़ को काटना है। तो यहाँ पे शिवाजी ने क्या कहा था, यहाँ पे देखा, उसको पढ़ते हैं। वुड फ्रॉम बिग ट्री, yes, wood from a big tree like teak is required for the navy। शिवाजी कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, जैसे कि टीक का जो पेड़ है, उसका जो लकड़ी हुई, हमारी नेवी के लिए बहुत, जो नेवी आपको पता है ना, जो वाटर वाली नेवी होती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इफ़ नीडेड सिक्योर परमिशन फॉर कटिंग द ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड देन प्रोसीड। आपको परमिशन लेनी है लोगों से, जब ही इसको प्रोसीड करके कट करना है ट्री को। अदर ट्रीज लाइक द मैंगो एंड द जैक फ्रूट आर ऑल्सो यूजफुल। ये भी यूजफुल है, मैंगो जैक फ्रूट भी, इनकी लकड़ियाँ भी यूजफुल हैं, लेकिन वो टच मत करना बिना परमिशन के। बिकॉज सच ट्रीज टेक मैनी ईयर्स टू मैच्योर एंड द पीपल लुक आफ्टर देम लाइक देयर चिल्ड्रन। इन ट्रीज को बहुत टाइम लगता है ग्रो होने के लिए, लोग इनकी बड़ी केयर करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं इनको बड़ा करने के लिए। तो ये इनके बच्चे ऐसे हुए, अगर इनको मारेंगे तो इनके बच्चे को मारा एक तरीके से। सो इफ़ यू कट देम विल
देयर सोरो एवर एंड। तो इसका मतलब क्या होगा, उनके जो बच्चे थे, जो उनकी मेहनत थी, वो दोबारा आएगी नहीं ना। सो इफ वी accomplish समथिंग बाय oppressing others, it persists soon along with the oppressor. there is a harm in the absence of such trees. इसके थ्रू कुछ चीज़ों को हार्म भी होता है. therefore do not use force in any circumstances. लोगों को आपको फोर्स नहीं करना कि मुझे इस पेड़ को काटना ही काटना है, आपको हमें हाँ बोलना होगा. तो जिसके लिए फोर्स नहीं कर रहा, इफ दे सेड नो तो मत काटो. ठीक है. बेस्ड ऑन शिवाजी लेटर हमें समझ सकता है कि शिवाजी कौन कौन से वैल्यूज़ थी. ठीक है. इनकी बहुत सारी वैल्यूज़ थी. हमने जो देखी कि ये लोगों से परमिशन लेके ही अपने ऑफिशियल को कहा करते थे कि वो इस पेड़ को काटे. बिना परमिशन के वो किसी पेड़ को काटने के लिए मना करा करते थे. स्ट्रिक्ट रूल था. दूसरा स्ट्रिक्ट रूल था कि अपने दूसरे रिलीजन के प्लेसेस को नहीं तोड़ा करते थे. वुमेन्स को इंसल्ट नहीं करा करते थे. वुमेन्स की इंसल्ट करने से भी मना करा करते थे. ठीक है. डोंट मिस आउट दे रखा है. इसमें हम समझने वाले हैं कैसे मराठा ने कुछ मुगल चीज़ों को अडॉप्ट करा. इन द 18th सेंचुरी मराठा ने एक अडॉप्ट करा मुगल के स्टाइल ऑफ कॉइनेज ओइनिंग टू इट्स पॉपुलरिटी. जैसे जैसे मुगल लोगों ने अपने एम्पायर में कॉइन्स चलाए, वैसे ही चीज़ों को मराठा ने अडॉप्ट करा अपने ओन स्टाइल में, बट एडिड देयर ओन कल्चर सिम्बल्स टू इट. उन्होंने अपने कल्चर सिम्बल्स को ऐड करा. फॉर इंस्टेंस दिस रेयर मराठा कॉइन नोन एज द गणपति पंत्र प्रधान रूपी. जो गणपति पंत्र प्रधान रूपी था, इनको बनाने के लिए उन्होंने कुछ अपने सिम्बल्स को भी ऐड करा था, जो कि 19th सेंचुरी में क्रिएट हुआ था बाय द पत्रवर्धन जनरल अंडर द पेशवा. ये भी पेशवा के अंडर थे. फीचर्स इंस्क्रिप्शन इनटू स्क्रिप्ट्स लाइक जो देवनागरी थी लैंग्वेज, उसको भी ऐड करा गया और पर्शियन लैंग्वेज को भी ऐड करा गया. वन साइड इज एन इन्वोकेशन टू गणपति गणेशा while the other declares loyalty of पेशवास. एक साइड तो गणपति जी के लिए थी, जो जिसपे गणेशा जी की कुछ लाइन लिखी हुई थी, और दूसरी लाइन डिक्लेयर करती थी आपके पेशवाया, जो कि पंत्र प्रधान मराठी लैंग्वेज में रिफर हुआ करती थी. उस टाइम में पर्शियन लैंग्वेज को ही मिक्स करा गया था. नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन था मुगल एम्पायर का, दैट वाज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. अब हमने सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन देखा, कैसे कैसे शिवाजी ने कहा कि इन पेड़ों को नहीं काटना विदाउट परमिशन. अब देखते हैं मिलिट्री में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, कैसे कैसे मराठा ने अपनी फोर्सेस को बनाया था. ठीक है. तो कुछ मराठा की आर्म्ड फोर्सेस थी. ठीक है. जो कि बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. एक था इन्फेंट्री, मतलब पैदल चलने वाली जो आर्मी थी उन चीज़ के लिए, कैवलरी एंड नेवी. ठीक है. कैवलरी में भी 2 टाइप्स के सोल्जर्स हुआ करते थे. एक बारगेट्स, जो कि हॉर्सेस और इक्विपमेंट, जो कि आपके स्टेट के द्वारा पे करा जाता है कि जितने हॉर्सेस आप ले रहे हो किसी एम्पायर से, जितने आप हॉर्सेस खरीद रहे हो, वो एम्पायर के द्वारा पेड करा जाता था. और जो दूसरा था आपका शील्डार्स, शील्ड समझ जाओ एस, मतलब सोल्जर्स के द्वारा पेड करा जाता था, या आपके हॉर्सेस और इक्विपमेंट्स. ठीक है. 18th सेंचुरी में मराठा ने नोटिस करा कि यूरोपियन की जो सुपरिटरी है स्टाइल डिसिप्लिन ट्रूप्स एंड आर्टिलरी, एंड दे ट्राई टू रेज एंड रिक्रूट such troops. In particular, Maharaja Shinde had a large European style army. मराठा ने नोटिस करा कि कैसे कैसे यूरोपियन में डिसिप्लिन के साथ साथ आर्मी बेस्ड है. जैसे कि मराठा शिंदे के पास एक यूरोपियन स्टाइल आर्मी थी, लार्ज आर्मी थी. किसके पास थी? महाराज शिंदे had a large यूरोपियन स्टाइल आर्मी. तो इस चीज़ के लिए मराठा ने भी इसको अडॉप्ट करा, जिससे स्वॉर्ड्स और लैंस मतलब भाले और जो तलवार हुआ करती थी, ये मराठा के तो वेपन्स हुआ ही करते थे. साथ ही में इन्होंने साइजेबल नंबर से कुछ गन्स भी लिए, रॉकेट्स लिए मिलिट्री कैंपेन्स के लिए. जैसे शिवाजी ने खुद भी यूज़ करा था. 1770 सेंचुरी में मेटल ट्यूब रॉकेट्स भी यूज़ हुए थे. ठीक है. तो कुछ तो यहाँ पे टूल्स दे रखे हैं जिसको मराठा एम्पायर ने साथ में अडॉप्ट करा विद द यूरोपियन स्टाइल आर्मी. तो स्वॉर्ड्स और लेंसेज तो पहले से ही मराठा एम्पायर के थे, साथ में उन्होंने कुछ गन्स को लिया, रॉकेट्स ली. ठीक है. ट्यूब रॉकेट्स लिए, मेटल ट्यूब रॉकेट्स, और साथ में उन्होंने गन्स भी लिए थे. ठीक है. तो इसको हमने देखा 1770 सेंचुरी में शिवाजी ने भी यूज़ करा था. As we saw earlier, forts were initially the ministry of the Maratha power. इसमें देखा कि जो forts, जो किले हुआ करते थे मराठा एम्पायर के, तो मेन वो लेजेंडरी प्लेसेस हुआ करते थे जहाँ पे वो अपने एम्पायर को बचाने के लिए लिया जाया करते थे. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फोर्ट्स हुआ करते हैं, जो किले हुआ करते हैं, उनकी जो दीवारें होती है बहुत मोटी होती है अपने एम्पायर के लोगों को बचाने के लिए. शिवाजी कंट्रोल्ड एंड बिल्ट एज कंसिडर्ड अ नंबर ऑफ फोर्ट्स. शिवाजी ने बहुत सारे किले बनाए अपने एम्पायर के लिए, एज दे वर एसेंशियल टू स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इंपॉर्टेंट रूट्स एंड शील्डेड द आर्मी व्हेन एंगेजिंग इन गुरिल्ला वारफेयर. अपनी आर्मी के साथ छुपना गुरिल्ला वारफेयर में, और कुछ एसेंशियल स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए उन्होंने बनाया था फोर्ट्स.
ठीक है। रामचंद्र पंत अमात्या ने जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे शिवाजी के, जो कि हमने टॉपिक में देखा था ना, उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन में, जो हमने फर्स्ट चीज़ पढ़ी थी हमारे इंट्रोडक्शन में, कि बहुत सारे लोगों ने आकर ट्रेड करा था, ठीक है। जिन्होंने किसने लिखा था वो चीज़ पूरी? रामचंद्र अमात्या ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है शिवाजी के, जिन्होंने वर्क करा था अन्य पत्र में, रॉयल एडिक्ट में, उन्होंने एक्सप्लेन करा था। यही लाइन हमने पढ़ी थी, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं इसे एक बार। यहाँ पे गिवन है, forts are the core of the state. In the absence, the land gets devastated in the face of invasion. forts तो बहुत ज़्यादा, किले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किले नहीं होंगे, ज़मीन नहीं होगी, ज़मीन हमारे एम्पायर को नहीं बचा पाएगी। इन्वेड बहुत तेज चीज़ें होने लग जाएंगे। Therefore, all the former of the kings, जो सभी किंग्स हैं, उनको अपने आर्मी को बचाने के लिए उनको फोर्ट्स को बिल्ड करना पड़ता था। दिस किंगडम, मराठा जो किंगडम था, उन्होंने क्रिएट करा विद द हेल्प ऑफ शिवाजी। उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स को अकेले ही बिल्ड करा। अपनी ग्रेट एनिमी जो औरंगज़ेब थे, उनको उनसे अपने एम्पायर को बचाने के लिए औरंगज़ेब ने बहुत सारे टाइप्स के किंगडम को इन्वेड करा था, जैसे कि बीजापुर और भागनर का कुछ एम्पायर थे, उनको उन्होंने इन्वेड भी करा था। एंड इट वॉज ड्यू टू that fought that the Maratha state survived despite decades of onset. इसी वजह से कुछ टाइम के लिए तो मराठा एम्पायर बचा था, क्योंकि शिवाजी ने कहा था फोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी चीज़ को सोचते हुए और ध्यान रखते हुए मराठा ने कुछ खुद से भी फोर्ट्स किले को बनाए थे, और इसी के बेस पे वो बच भी पाए थे। नेक्स्ट टॉपिक है मैरी टाइम सुपरमेंसी। अब मरीन टाइम मतलब अब समुद्र के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, वो चीज़ पढ़ते हैं। थर्ड आपका है ये एडमिनिस्ट्रेशन का। एज वी सॉ, जैसे हमने पाया कि शिवाजी ने बहुत सारे नेवी को क्रिएट करा था अपने वेस्ट कोस्ट को बचाने के लिए। सो 18th सेंचुरी में कन्नौजी एंग्री ने मराठा की विक्ट्री को गाइड करा और बताया कैसे कैसे नेवल बैटल्स को आपको क्रिएट करना है, और उन्होंने जियोग्राफी के थ्रू अपने बैटल टैक्टिक्स को भी क्रिएट करा डिस्पाइट मराठा शिप्स, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी थी इन इंडिया में, तो मराठा ने कुछ यूरोपियन के एडवांस के थ्रू शिप्स को भी क्रिएट करा था अपनी नेवी फोर्स के लिए। एट द टाइम द मेन स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन इन इंडिया वॉज द नेवीज। उस टाइम पे जो मेन स्ट्रेंथ थी यूरोपियंस की, वो तो आपकी नेवीज थी जो इंडिया में थी। एट द टाइम द मेन स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, जो मेन स्ट्रेंथ थी आपकी इंडिया के अंदर जो यूरोपियंस थे, वो थे शिप्स और नेवीज। दे फोर्स्ड इंडियंस, यूरोपियंस ने इंडियंस को फोर्स करा टू परचेज द नेवल ट्रेड, जिसके थ्रू यूरोपियंस अपने नेवल ट्रेड को परचेज इंडियंस उनके नेवल ट्रेड को परचेज करें और उनको पैसा मिल सके एट अ प्राइस। एनी शिप विदाउट अ पास कैन कॉन्फिस्केटेड, कोई भी शिप विदाउट अ पास नहीं जा सकती। द मराठा चैलेंज दिस प्रैक्टिस, मराठा ने इस चीज़ को मना करा और यूरोपियन को डिमांड करवाई कि वो इस पास को हटाएं। हु शोड देयर फ्रस्ट्रेशन बाय लेबलिंग कन्नौजी एंग्रे एट अपराइट, कन्नौजी एंग्रे ने साथ में हेल्प करा मराठा को, जिसकी वजह से यूरोपियन का जो ये स्टाइल था हटा, और शिवाजी ने बहुत सारे नेवीज को क्रिएट करके अपने वेस्ट कोस्ट को भी बचाया। यहाँ पे हमें पिक्चर दे रखे हैं, मराठा शिप अटैकिंग इंग्लिश शिप्स। मराठा शिप ने इंग्लिश शिप्स को बचाया, मतलब सॉरी अटैक करा, ठीक है। इसके थ्रू जो ब्रिटिश एम्पायर था, यूरोपियंस का जो एम्पायर था, उस टाइम के लिए हट गया था। डोंट मिस आउट दे रखा है, इसको भी एक बार पढ़ते हैं। 1665 में कुछ 4 शिप्स शिवाजी की, जो कि मस्कट तक पहुंची थी, जो कि कैपिटल है ओनम की। और मस्कट उस टाइम का बहुत अच्छा वेल्दी एम्पायर था। जो रूलर था शिवाजी, उन्होंने कैप्चर करा और अरेस्ट करा मैन ऑन बोर्ड, उसी टाइप पर, उसी ऑन स्पॉट कैप्चर करा। ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ फ्यू शिप्स टू अटैक शिवाजीज कोस्ट। जो उस ओमन का एम्पायर था, उन्होंने कुछ अटैक करने के लिए कुछ तैयारियां करी शिवाजी की कोस्टल पोजीशंस को अटैक करने के लिए। बट ऑन हियरिंग दैट, इस कुछ चीज़ को सुन के शिवाजी ने नेवी को, अपने बहुत सारे और शिप्स को भी अपनी नेवी के अंदर कंटेन करा और रिट्रीट करा, और उस एम्पायर को भी ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जुडिशियल सिस्टम। अब हमने देखा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, हमने मैरीन टाइम सुपरमेसी देख लिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया। अब लोगों के जो टैक्सेस थे और जुडिशियल सिस्टम था, उस पर कैसे कैसे चीज़ें चल रही थी, पंचायत में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो मराठास हैड एन एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम्स, मराठा के पास कुछ एफिशिएंट
जुडिशियल सिस्टम्स थे जो कि रिमार्केबल आज के समय में भी यूज़ कर जाते हैं। एंड यूजिंग कैपिटल पनिशमेंट, कैसे कैसे कैपिटल्स को पनिशमेंट देनी है। द डेथ पेनल्टी, कोई गलत चीज़ कर रहा है पंचायत में, कोई गलत रूल उठा रहा है तो उसको कैसे डेथ पनिशमेंट्स देनी है। तो पंचायत नॉट टू कन्फ्यूज विद द करंट डे पंचायत और गवर्नमेंट बॉडी। आज के समय जो पंचायत होती है वो वाली पंचायत नहीं, दूसरी वाली पंचायत के बारे में बात चल रही है, जो कि ग्लोबल गैदरिंग हुआ करती थी ऑफिशियल्स और परमानेंट मैन्स के लिए, मैन हुआ करते थे। एक मेन बॉडी थी जो कि जस्टिस के लिए ली जाया करती थी, ठीक है। एन अपील कुड बी मेड टू मराठा चीफ इन केस ऑफ एनी अनसर्टिफिकेट वेरिडिट। अगर कोई किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा है तो वो जुडिशियल सिस्टम के पास, मतलब पंचायत के लिए जाता था, और पंचायत जिसको जस्टिस नहीं मिल रहा था वो शिवाजी या मराठा चीफ के आसपास मिला करते थे कि हमें जस्टिस नहीं मिल रहा, और जो जस्टिस नहीं दिया करते थे उनको डेथ पनिशमेंट दिया जाया करता था। एडिशनली एंड वेरियस प्रोमिनेंट, एडिशनली कुछ वेरियस प्रोमिनेंट में जो टाउन्स जैसे पुणे, इंदौर, ठीक है, और जो कोतवाल थे, इन जगहों पर जो पुलिस हुआ करती है वो इंश्योर करती थी कि सभी को जस्टिस मिल रहा है, और किसी को लॉज भी फॉलो करना है, जो फॉलो नहीं कर रहा उसको पे फाइन लगता था, ठीक है, जो कि आज के समय में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड नेटवर्क्स। ट्रेडिंग के कैसे कैसे माध्यम चल रहे थे वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो शिवाजी एनकरेज ट्रेड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन मैरीन टाइम फॉरेन ट्रेड हिमसेल्फ। शिवाजी ने ट्रेड का जो काम था उन्होंने मैरीन टाइम पे फोकस करा। मैरीन टाइम समुद्र में जो ट्रेड का काम चलता था उस पर ज़्यादा फोकस करा था। उनके जो ऑफिशियल्स थे और जो वो खुद थे, ठीक है, उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को भी अपने शिप्स के साथ रेगुलरली सेंड करा करते थे। मोचा इन येमेन, मस्कट इन ओमन, जो कि हमने उस टाइम पे देखा अभी, एंड मैल्का इन मलेशिया, इन जगहों पे बेचा करा करते थे। कुछ शिप्स कैरी करती थी गोल्ड और टेक्सटाइल्स को भी, ठीक है। रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन, रोड्स मेंटेन रहा करती थी शिवाजी के टाइम पर। एंड प्लेसेस सच एज उड़ीसा में 18th सेंचुरी में नेटवर्क फेरीज बहुत अच्छे से मेंटेन था फॉर रिवराइन ट्रांसपोर्ट, और ब्रिजेस भी बिल्ट हुआ करते थे रिवर्स को या स्मॉल स्ट्रीम्स को पार करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है कल्चर रिवाइवल। अब कल्चर में क्या रिवाइवल चल रहा था वो पढ़ते हैं। तो मराठास ने कंट्रीब्यूट करा था सस्टेनेबल टू इंडियाज कल्चर डेवलपमेंट्स। मराठास ने अपना बहुत योगदान दिया था इंडिया के कल्चर डेवलपमेंट्स के लिए। शिवाजी का जो विजन था स्वराज्य है वो भी संस्कृत इंस्क्रिप्शन में एक इंस्क्रिप्शन लेके चलता है, जो कि नोटेबल डिपार्टमेंट है डिपार्चर आपके ट्रेवल एंड पर्शियन सील्स का, जो यहाँ पर में गिवन है, ठीक है। दिस सील दैट इज अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है शिवाजी की, जो कि शाहजी के सन जो थे उनके द्वारा वैक्स करवाई गई थी, पूरी एक वैक्सिंग हुई थी, एक सील बना था ये पूरा उनके वेलफेयर के लिए, उनके पीपल के लिए। शिवाजी ऑल्सो कमेंस्ड अ ट्रेटाइज कॉल्ड राज्य व्यवहार। शिवाजी ने अपना राज्य व्यवहार भी मेंटेन करा अपने एम्पायर में, कि राज्य का व्यवहार सही से मेंटेन होना चाहिए लोगों के लिए, लोगों के प्रति, जिसको उन्होंने मराठी लैंग्वेज में ही प्रोमिनेट करा जिससे कि लोग समझ सके। क्योंकि पहले जो राज्य व्यवहार था संस्कृत इक्विपमेंट्स के लिए था, बट उसको चेंज करा गया पर्शियन वर्ड्स के लिए, और उसके बाद मराठी लैंग्वेज में, जिससे कि लोगों तक पहुंच सके और लोग से समझ पाएँ, ठीक है। जो परसेंटेज है इसे फॉरेन लोन वर्ड्स और मराठा डिप्लोमेसी की परसेंटेज था ना, फॉरेन लैंग्वेज और मराठी डिप्लोमेसी का, वो डिक्रीज होता चला गया कंसिडरेबली, क्योंकि शिवाजी एक भक्त थे, हिंदू भक्त थे, जो रिस्पेक्ट करते थे सभी रिलीजन्स को, अपहोल्डिंग एस ओन, अपने खुद के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट दिया करते थे। उनका सैफरन कलर फ्लैग था, जो आपने देखा ना मराठा लोगों का एम्पायर का जो फ्लैग होता है वो रेड कलर का होता है, सैफरन कलर रेड कलर का होता है, जो कि मराठा के द्वारा अडॉप्ट करा गया था। ही रिबिल्ड, उन्होंने रिबिल्ड करा, शिवाजी ने अपना डिसेंडेड टेम्पल्स को भी रिबिल्ड बनाया, प्रमोट करा संस्कृत और मराठी लिटरेचर्स को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, ट्रेडिशनल आर्ट्स को भी, ठीक है। बट शायद उन्होंने कंट्रीब्यूट भी करा था अपने एशियन इंडियन कल्चर के रिवाइवल के लिए, और कुछ वैल्यूज़ जो कि पीपल को डिमॉन्स्ट्रेट करती है उनके किंगडम और एम्पायर के लिए, जो कि डिफीट हुई थी बाय द मुगल्स। एंड जो मराठास थे जो कि उन्होंने मेंटेन करा, अपने एक्सपेंड करा अपने एडमिनिस्टर को भी एंड अपने एम्पायर को भी, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है द माइटी मराठा वुमन, जिसको पढ़ेंगे, पहले इसका पार्ट पूरा कर लेते हैं। शिवाजी इज एग्जाम्पल कंटिन्यू टू इंस्पायर सक्सेस। शिवाजी की जो पूरी लाइफ का एग्जाम्पल था, उन्होंने अपने सक्सेसेस को भी इंस्पायर करा, जिससे हमने पढ़ा था ना बुंदेलखंड एम्पायर बना था बुंदेला प्रिंस के द्वारा। फॉर इंस्टेंस द भोंसले ऑफ नागपुर एमर्ज्ड एज द एस्थेटिक सपोर्टर ऑफ लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशंस।
ठीक है। उनके जो कहते हैं ना इंटरेस्ट सपोर्टर्स जो हुआ करते थे भोसले नागपुर के, उन्होंने एमर्ज हुए एक साथ और लोकल कल्चर ट्रेडिशंस को साथ में बढ़ावा दिया था। एंड द वर्कशिप होने लगी थी जगन्नाथ जी की, शिव बेसिकली रूप है हमारे कृष्ण जी के, ठीक है, डेटी जगन्नाथ एट पुरी इन उड़ीसा, विच वॉज ओपन इंटरप्टेड ड्यूरिंग द मुगल रूलर के तौर पर भी पूजा करी जाती थी। वॉज रिवाइव विद द सपोर्ट ऑफ द मराठास के द्वारा बढ़ता गया रिवाइवल, बट पर हैव्स द मोस्ट इम्प्रेसिव कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम अ फ्यू रिमार्केबल मराठा वुमेन के द्वारा। कुछ मराठा वुमेन्स थी, ताराबाई अहिल्या होलकर ऐसी कुछ वुमेन्स थी जिन्होंने इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करा। लेट अस हियर अबाउट टू ऑफ देम, सी फेसिंग पेज जहाँ पे हमें गिवन है इसको, ठीक है। उसके बाद इसको कवर करने के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इन फोकस तंजावुर। पहले हम ये एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी मराठा वुमेन्स थी, ठीक है। सो ताराबाई थी वो एक फियरलेस मराठा वॉरियर क्वीन थी जिन्होंने रूल करा था इन द अर्ली 18th सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ अ हस्बैंड राजाराम की बीवी थी आपकी ताराबाई, हमने जो अभी पढ़ा था। 18th सेंचुरी में उन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड करा आफ्टर आफ्टर द डेथ ऑफ अ हस्बैंड राजाराम, रियलाइजिंग कि उसको प्रिशंस रियलाइज़ हुई कि कैसे औरंगज़ेब आ रहा है और बार बार अपनी मुग़ल आर्मी के साथ उनके एम्पायर को कंट्रोल करने की कोशिश करा, तो उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड करा जिससे कि वो औरंगज़ेब जैसे मुग़ल रूलर से लड़ सके। नॉर्थ इंडियन अनप्रोटेक्टेड शी ऑर्गेनाइज लार्ज मराठा आर्मीज एंड सेंड देम टू इन्वेड मुग़ल टेरिटरीज इन द नॉर्थ। उन्होंने अपने आर्मीज़ को भेजा नॉर्थ वर्ड्स और मुग़ल टेरिटरीज के से इन्वेड करने के लिए भेजा था। इन दैट सेंस शी वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपेंशन। उस सेंस के लिए हम कह सकते हैं कि ताराबाई एक आर्किटेक्चर के तौर पे काम कर रही थी नॉर्थवर्ड मराठा के एक्सपेंशन पर। हर सेंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड हर tenacity outsmarted the Mughal Empire and preserved Maratha independence during a critical period. उनकी जो स्ट्रेटजीज थी, जिनकी आउटस्मार्टेड ब्रेन था, उन्होंने मुग़ल एम्पायर को प्रिजर्व करा, मुग़ल एम्पायर से मराठा एम्पायर को प्रिजर्व करा इन द इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड। इस टाइम के पीरियड के लिए, इस सच पीरियड के लिए उन्होंने प्रिजर्व करा मराठा एम्पायर को फ्रॉम मुग़ल एम्पायर। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वुमेन थी अहिल्या होलकर। इनका आपने सीरियल भी देखा होगा, ठीक है, आपने देखोगे मूवीज़ भी आती हैं। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, अहिल्या होलकर वॉज सीशियन ऑफ द होलकर डायनेस्टी। होलकर डायनेस्टी की एक सीशियन थी, ठीक है, एक चीफ फैमिली से बिलोंग करती थी। मराठा एक्सपेंशन के लिए उन्होंने नॉर्थ इंडिया में इंस्ट्रूमेंटल तरीके से काम करा ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। इनकी डायनेस्टीज थी, उन्होंने रूल करा किंगडम कंसिडरेबली के एक्सटेंड करा सेंट्रल इंडिया को भी, ठीक है, और अपने एम्पायर को एक्सटेंड करा अराउंड प्रेजेंट डे इंदौर के आसपास उन्होंने प्रेजेंट डे पे रूल करा था। इवन आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड एंड सन, इनका जो बेटा था और जो उनका हस्बैंड था, उनको खोने के बाद भी उन्होंने ब्रेवली अपने एम्पायर को 30 ईयर्स तक गवर्न करा, एडमिनिस्ट्रिंग द वाइजली वाइल केयरिंग फॉर द कॉमन पीपल। अपने राज्य के लोगों की देखभाल करी। अहिल्या बाई जो थी वो एक भक्त वाली पर्सन थी, हु बिल्ट रिस्टोर्ड 100 ऑफ टेम्पल्स। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को बनवाया, घाट्स, वेल्स बनवाई, रोड्स बनवाई इंडिया के अंदर, फ्रॉम केदारनाथ इन द नॉर्थ टू रामेश्वर इन द साउथ। नॉर्थ से लेकर साउथ तक इन्होंने रोड्स बनवाई थी। मोस्ट फेमसली शी रिबिल्ड द काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल को भी इन्होंने बनवाया था। दैट हैव बीन रिस्टोर्ड बाय औरंगजेब के द्वारा को तोड़ा गया था। और सोमनाथ टेम्पल गुजरात को बनाया था, जिसको मोहम्मद गजनी ने 17 बार तोड़ा था, 17 बार, और 17 बार बनता गया, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर इज ऑल्सो क्रेडिट फॉर प्रमोटिंग द महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री को भी प्रमोट करा था इन मध्य प्रदेश, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, रिवलाइजिंग ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट दैट कंटिन्यू टू थ्राइव, जो कि ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट है जो कि आज के समय में भी चालू है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इन फोकस तंजावुर। कैसे देवी देवताओं की पूजा करी जाती थी। सो लेट अस लर्न साउथवर्ड ऑफ टू विटनेस, क्योंकि साउथ इंडियन में आज के समय पे भी बहुत भक्ति करी जाती है हमारे देवी देवताओं की, जो कि आज के समय नॉर्थ एंड ईस्टर्न वेस्टर्न में नहीं होती। लेट अस टर्न साउथवर्ड टू विटनेस अनदर एग्जांपल ऑफ कल्चर कंट्रीब्यूशन। कैसे साउथ इंडिया ने कल्चर कंट्रीब्यूशन को बहुत योगदान दिया। इकोजी जो हार बते थे शिवाजी के,
एक सौतेले भाई थे शिवाजी के, उन्होंने कॉन्कर करा थंजावुर रीजन को, जो कि प्रेजेंटली तमिलनाडु में है, इन द लेट 17th सेंचुरी, जो कि मराठा की बिगिनिंग इन द साउथवर्ड रीजन से स्टार्ट करती है। द थंजावुर मराठा स्पेशली हेल्ड क्रिएट अ सिंक्रेटिक कल्चर दैट वाज रिच एंड फुल ऑफ इनोवेशंस। ये इनोवेशन से भरी हुई थी और मराठा एम्पायर को इससे हेल्प मिली अपने एम्पायर को और एक्सटेंड करने के लिए। दे वर अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट। मराठा एम्पायर जो था बिल्कुल आर्ट से ग्रेट पैटर्न था, ठीक है। इनको पोइट्स और ड्रामेटिक बहुत अच्छे लगते थे। मैनी ऑफ द रूलर्स देमसेल्व्स, कुछ रूलर्स मराठा रूलर्स भी खुद से पोइट्स भी थे और ड्रामेटिक आर्ट्स भी थे, ठीक है। और फॉर द थंजावुर मराठा रूलर्स एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरफोजी सेकेंड, सरफोजी टू जो थे मोस्ट नोटेबल मराठा रूलर के तौर पर जाने जाते हैं, थंजावुर मराठा रूलर थे। ही वॉज अ वेल वर्स्ड इन मेनी इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज। इनको यूरोपियन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज का उन्होंने मराठी प्ले नेम रखा था, जिसका नाम था देवेंद्र कुरामजी, where he describes the world geography in detail as was known at that time। उस समय जो बिल्कुल वर्ल्ड की जोग्राफी उन्होंने डिस्क्राइब करी बिल्कुल अच्छे तरीके से। सरफोजी पैट्रोनाइज्ड मेनी टैलेंटेड म्यूजिशियंस, उन्होंने बहुत सारे टैलेंटेड म्यूजिशियंस को पैट्रोनाइज करा था एम्पायर में। एंड इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट मॉडर्न क्रेटिकल म्यूजिकल टुक शेप एज डेट द अर्ली स्टेजेस ऑफ फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो आपका फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये भी उनके समय पर म्यूजिक से डांस का फॉर्म लेकर उभर आया, ठीक है। यहाँ पे मराठी इंस्क्रिप्शन वॉल दे रखी है, बृहदेश्वर टेम्पल वॉल रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ भोंसले फैमिली, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ लग गया था, लेट्स एक्सप्लोर। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द डांस भरतनाट्यम? कभी आपने भरतनाट्यम सुना है या आपने कभी देखा है? डिड यू नो दैट दिस डांस फॉर्म हैज़ अ डीप कनेक्शन विद द मराठास? कैन यू फाइंड आउट कनेक्शन वॉज? मराठा से कनेक्शन बहुत था भरतनाट्यम का, क्योंकि पहले जो कथक है ना, ये कथक आपको कहाँ से, देखो कथा, कथा से वर्ड डिराइव हुआ है, संस्कृत वर्ड है कथा। अब कथा मतलब कथक बेसिकली जो क्लासिकल डांस है, ये हमें एक कहानी बताते हैं आपके डांस के ज़रिए, ठीक है। तो सरफौजी क्वाइट इंटरेस्टेड थे मेडिसिन में, उन्होंने बहुत सारे धन्वंतरी महल बनाए थे जिसके अंदर इंडियन और वेस्टर्न मेडिसिन भी उपलब्ध थी, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ठीक है। ही ऑल्सो स्टार्टेड प्रिंटिंग ड्रेसेस, उन्होंने प्रिंटिंग ड्रेसेस को भी स्टार्ट करा, जो फर्स्ट एग्जाम्पल था इंडिया में इन नेटिव रूलर। ही गॉट द हिस्ट्री ऑफ द भोसले फैमिली, उन्होंने भोसले फैमिली की हिस्ट्री को पाया और इंस्क्राइब्ड करा उन्होंने वॉल्स ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर। किसने करा था? सरफौजी ने, टू, ठीक है, विच वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शन इन इंडिया। सिंगल इंस्क्रिप्शन है, पूरी इतनी बड़ी इंस्क्रिप्शन है वॉल पर, ठीक है, जो कि आज भी रिकॉर्ड है हमारे इंडिया में, ठीक है। जो कल्चरल एनवायरनमेंट था थंजावुर का, वो मल्टी लिगेनल था। यहाँ पे मल्टी चीज़ें हुई हैं थंजावुर में, बहुत सी चीज़ें कल्चर एनवायरनमेंट को दिखाती हैं, शो करती हैं, आज के समय पे भी प्रिजर्व्ड है विद अ मिक्स ऑफ मैनी इन्फ्लुएंसेस। बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आए हैं, कल्चर अचीवमेंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। लोकल तमिल कल्चर की भी लोकल चीज़ों को शो करा गया, जैसे तेलुगु कल्चर फॉर द फॉर्मर रूलर्स एंड द करेंट रूलर्स, जो मराठी कल्चर थे जो इंट्रैक्ट हुए विद ईच अदर फ्रीली, उसको भी शो करा गया है। अब मराठा लेगेसी पढ़ते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक चैप्टर का। जो मराठा रूल थे, उन्होंने चैलेंज करा था मुगल डोमिनेंस को और इस्टेब्लिश करा लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर द सबकॉन्टिनेंट कंट्रोलिंग मच ऑफ द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया। ब्रिटिश से पहले मराठा ने बहुत हद तक इंडिया के बड़े बड़े पार्ट्स को अपने एम्पायर में एक्सटेंड करा, जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी। दे सेट अप अ न्यू वे ऑफ गवर्निंग विद एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाज रिवाइव्ड विद द लोकल हिंदू ट्रेडिशन विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। मराठा ने कभी भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा, इन्होंने लोकल हिंदू ट्रेडिशंस को थोड़ा रिवाइव करा यहाँ पे। देयर ब्रेव फाइट्स अगेंस्ट ऑपरेसिव रूल एंड फॉरेन पावर वाज ड्राइवन विद द फेरी आइडल फॉर स्वराज्य। स्वराज्य से रिलेटेड इन्होंने ऑपरेसिव रूलर्स ऑफ फॉरेन पावर्स को ड्राइवन करा विद द वॉल्स। लेटर इट इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस, इसी के तौर पे इंडियंस, बहुत से इंडियंस आज तौर पे भी इंस्पायर्ड रहते हैं, इसलिए उन्हें पता रहता है कैसे इंडिया फ्रीडम मूवमेंट के तौर पर प्लांट हुआ था, ठीक है, विद द मोस्ट ऑफ द मराठा रूलर्स, मोस्टली शिवाजी, ठीक है। तो हमारा चैप्टर कवर होता है, बिफोर यू मूव ऑन दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। ये थोड़ा चैप्टर बहुत बड़ा था, इसको समझाने के लिए बहुत एक 1 hour 30 minutes हो चुके हैं लगभग। सो ये हमारा चैप्टर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।